कोलिजन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कोई भी दो पार्टिकल्स या कोई भी पार्टिकल्स आपस में फिजिकली कोलाइड करें, तभी मैं क्या बोलूंगा उनको कोलिजन। और जब दोनों बॉडीज टकरा रही हैं तो जो फोर्सेज लग रही हैं वो भी लाइन ऑफ मोशन के अलोंग ही आ रही हैं। दो बॉडीज जाएंगी, टकराएंगी, डिफॉर्म होंगी और वापस पूरी की पूरी रिफॉर्म हो जाएंगी, यानी अपनी शेप को रिगेन कर लेंगी। अपने पास दो बॉडीज हैं और उनके मास सेम है और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है। टकराई, काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? डिफॉर्म होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी में। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है पवन और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस रफ्तार सीरीज के अमेजिंग लेक्चर में, जो कि है लेक्चर नंबर 4, सेंटर ऑफ मास। बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने बात की थी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हमने समझा था किस केसेस में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, किन केसेस में लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात की थी बॉम्ब एक्सप्लोजन के बारे में। हमने बॉम्ब एक्सप्लोजन के भी खूब सारे सवाल किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के कंसेप्ट के ऊपर एक एप्लीकेशन और देखेंगे, जो क्या है अपने पास कोलिजन पर। ठीक है ना। अब बेटा, ये जो कोलिजन टॉपिक है ये बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है एग्जामिनर्स का। जितने भी एग्जामिनर्स होते हैं, चाहे नीट का जो एग्जाम सेट कर रहे हैं, चाहे अपने पास जेई का एग्जाम सेट कर रहे हैं, उन्हें बड़ा फेवरेट होता है। ठीक है, जहां पर भी बेटा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लग जाए, जहां पर भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लग जाए ना, उनका फेवरेट बन जाता है। उन्हें ऐसा लगता है ये तो देना ही देना है। अब क्योंकि कोलिजन में लगता है कि अपने पास कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, तो इस टॉपिक से सवाल आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो बेटा, आज का जो टॉपिक है, बहुत जोश और होश के साथ पढ़ना, बहुत जोश और बहुत होश के साथ पढ़ना। टॉपिक बिल्कुल समझ आएगा, आसान टॉपिक है, लेकिन सिली मिस्टेक्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो भाई बात की जाए कोलिजन की, तो आपने कोलिजन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत जगह देखे। ठीक है ना, आप घर पे वो काम नहीं किया, पापा ने चट्टे से तमाचा रख दिया गाल पे, ये भी कोलिजन ही है। ठीक है ना, मम्मी ने चप्पल मारी तुम्हारे खींच के उड़ती हुई फ्लाइंग चप्पल, ये भी कोलिजन है। ठीक है ना, तुम्हारे झाड़ू पड़ी, बेल्ट पड़ी, सब कोलिजन है। दो गाड़ी आपस में लड़ रही, ये भी कोलिजन है। ठीक है ना, तो आप लोगों ने कोलिजन तो देखे ही है, लेकिन आप लोगों ने जो जनरली कोलिजन देखे हैं वो फिजिकल इंटरेक्शन, यानी कि दो चीजें आपस में फिजिकली कोलाइड कर रही हैं, आप लोगों ने ये कोलिजन समझा है आज तक। लेकिन कोलिजन का मतलब ये नहीं कि दो चीजें फिजिकली कोलाइड करें तभी हम उसे कोलिजन बोलेंगे। अब जैसे कि रदरफोर्ड का, याद करो आपने केमिस्ट्री में तो पढ़ा ही होगा कि रदरफोर्ड का एक गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट था, जिसमें उसने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था ना भाई, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जिसमें उसने न्यूक्लियस की खोज करी थी। तो वहां पर अगर आप लोग याद करो तो अपने पास न्यूक्लियस होता था। ठीक है ना, और जो अल्फा पार्टिकल से जाते थे और ऐसे करके डेविएट करते थे, ऐसे ऐसे करके। अब एक्चुअल में अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस पे जाके हिट नहीं करता था। ठीक है ना, कोई फिजिकल इंटरेक्शन तो हो ही नहीं रहा, फिजिकली जाके मार तो रहा नहीं है न्यूक्लियस पे। ठीक है, जैसे मैं आपसे बात करूं कि ये समझो अपने पास न्यूक्लियस है पॉजिटिव, ये अपने पास अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल भी क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। तो जो अल्फा पार्टिकल है वो इस न्यूक्लियस को जाकर हिट थोड़ी ना कर रहा, तो ऐसे जा रहे थे, ऐसे करके डेविएट हो जा रहे थे। ठीक है, कोई ऐसे जा रहा था और वापस आ जा रहा था। क्या ये जो अल्फा पार्टिकल है, क्या न्यूक्लियस के साथ जाके फिजिकली जाके टकराया है? टकराया है क्या? नहीं। तो ये भी क्या है, अपने पास कोलिजन है। तो कोलिजन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कोई भी दो पार्टिकल्स या कोई भी पार्टिकल्स आपस में फिजिकली कोलाइड करें, तभी मैं क्या बोलूंगा उनको कोलिजन। तो बेसिकली जो अपने पास रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट था, जिसमें उसमें अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करवाया था, ठीक है ना, वो भी अपने पास किसका एग्जाम्पल है, एक तरह से कोलिजन का। तो आपसे कोई पूछे कि क्या कोलिजन का मतलब यह है कि दो पार्टिकल्स आपस में फिजिकली कोलाइड करें, यही होता है? नहीं भैया, कभी भी किन्हीं भी पार्टिकल्स की जो भी इंटरेक्शन होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलिजन। तो कोलिजन का मतलब सिंपल क्या होता है, इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। क्या होता है? इंटरेक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स। अगर दो पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है ना, दो पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन हो रही है, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, कोलिजन कह देते हैं। इसको हम लोग क्या कह देते हैं बेटा, कोलिजन कह देते हैं। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं?
अब जरूरी नहीं वो इंटरेक्शन कैसी हो, फिजिकल हो, कि भाई ये और ये जाके भिड़ रहे हैं, ठीक, वो ऐसी भी हो सकती है जैसे अपने पास रदरफोर्ड का था, ठीक है ना, गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट था ना रदरफोर्ड का, वैसी भी हो सकती है भाई। एक्चुअल में तो अल्फा पार्टिकल जाके न्यूक्लियस को टकरा नहीं रहा, ठीक है, बस डेविएट कर रहा है, लौट के वापस आ जा रहा है। तो यहां पर भी क्या हो रही है, इस अल्फा पार्टिकल की इस न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन हो रही, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से क्या है, कोलिजन। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, ठीक है भाई। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, कोलिजन में हम लोग आज क्या क्या देखेंगे। तो देखो भाई, कोलिजन में आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब भाई मैंने आपको बताया पहले ही बोल दिया मैंने आपको आज कि जो कोलिजन है वो बेसिकली बेस्ड किसके ऊपर है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इतना तो आपको समझ आ गया कि सर इसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो करना ही करना है। इससे पहले समझ लेते हैं कि कोलिजन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक। अब बात की जाए कोलिजन की, तो कोलिजन के अपने पास दो टाइप है। एक तो अपने पास होता है हेड ऑन कोलिजन, ठीक है ना, हेड ऑन कोलिजन। दूसरा होता है अपने पास ऑब्लीक कोलिजन, ऑब्लीक कोलिजन। कौन सा कोलिजन, ऑब्लीक कोलिजन। दो टाइप के कोलिजन होते हैं अपने पास, हेड ऑन और ऑब्लीक। अब देखो हेड ऑन कौन सा होता है, ऑब्लीक कौन सा होता है सर। अगर मैं बात करूं हेड ऑन की, हेड ऑन कोलिजन की, तो हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है, समझो दो बॉडीज हैं, एक ये वाली बॉडी है, एक ये वाली बॉडी है, ठीक। इतनी चीज क्लियर है कि ये वाली बॉडी इस डायरेक्शन में चल रही है, ये वाली बॉडी इस डायरेक्शन में चल रही है। अब जिस डायरेक्शन में बॉडी चल रही होती है वही क्या होता है, उस बॉडी का लाइन ऑफ मोशन। तो इस बॉडी का जो लाइन ऑफ मोशन है वो ये है, और इस वाली बॉडी का भी जो लाइन ऑफ मोशन है वो यही है। तो इन दोनों बॉडीज का, यानी कि फर्स्ट बॉडी और सेकंड बॉडी, दोनों का लाइन ऑफ मोशन सेम है कि अलग अलग है, सेम है कि अलग अलग है, सेम है सर। दोनों बॉडीज क्या कर रही हैं, एक ही लाइन पे मूव कर रही हैं, दोनों का लाइन ऑफ मोशन क्या है, सेम है। और मान लो ये दोनों बॉडीज जाके टकरा जाती हैं, यहां पे टकराती हैं, मान लो यहां पे टकरा दी मैंने, लो टकरा गई, ठीक। तो इनका भाई लाइन ऑफ मोशन तो ये था, ठीक है, सेम ही था लाइन ऑफ मोशन, ठीक है। ये दोनों बॉडी जाके टकरा जाती हैं, तो मैंने उनका टकराना नीचे दिखा दिया, ठीक है। तो ये उनका लाइन ऑफ मोशन था, ठीक। तो जब टकराएंगी तो एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगी, फोर्स लगाएंगे। भाई ये वाली बॉडी इसके ऊपर फोर्स किधर लगाएगी, इस डायरेक्शन में, लो भाई इधर फोर्स लगाएगी। ये वाली बॉडी इसके ऊपर फोर्स किधर लगाएगी, इधर लगाएगी। भाई न्यूटन का थर्ड लॉ तो फॉलो होगा, जितना पहला बॉडी दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, उतना ही तो दूसरा बॉडी पहले वाली बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो अब ये चीज समझने वाली क्या है कि यहां पर आप देख रहे हो कि ये जो लाइन ऑफ मोशन है ये दोनों बॉडीज का सेम है, ठीक, सेम है। और जब दोनों बॉडीज टकरा रही हैं तो जो फोर्सेस लग रही हैं, जो फोर्सेस लग रही हैं वो भी लाइन ऑफ मोशन के अलोंग ही आ रही, वो भी लाइन ऑफ मोशन के अलोंग ही आ रही, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। तो उस टाइप का मोशन, उस टाइप का मोशन जिसमें अपने पास दोनों बॉडीज का लाइन ऑफ मोशन सेम हो, यानी कि दोनों सेम ही लाइन के अलोंग मूव करें, और टकराने पर जो फोर्सेस लगे वो भी उसी लाइन के अलोंग लाई करें, उस टाइप के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेड ऑन कोलिजन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एक तरह से अपना लाइन ऑफ मोशन, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट। तो बेटा अगर दो बॉडीज हैं, अगर सेम लाइन पे मूव कर रही हैं, ठीक है ना, तो उनका लाइन ऑफ मोशन सेम होगा, ठीक है। और अगर टकराती हैं और उनकी फोर्सेस भी क्या करती हैं, सेम लाइन ऑफ मोशन पे ही लाई करती हैं, तो हेड ऑन कोलिजन होता है। अब बात करते हैं ऑब्लिक कोलिजन की। ऑब्लिक कोलिजन सर क्या होता है, ऑब्लिक कोलिजन में क्या होगा, एक समझो बॉडी ये वाली बॉडी है, ठीक है, एक ये वाली बॉडी है, और एक समझो ये वाली बॉडी है। ये बॉडी ऐसे मूव कर रही थी, ऐसे, ठीक है। एक यहां पर बॉडी है
ये मान लो, ठीक है, ये ऐसे आ रही थी बेटा, ये जो बॉडी है ऐसे मूव कर रही तो इसका लाइन ऑफ मोशन ये हो गया, ये पहली बॉडी हो गई, दूसरी बॉडी ये हो गई, ये ऐसे मूव करी तो इसका लाइन ऑफ मोशन ये हो गया। तो सबसे पहले बताओ, पहली वाली बॉडी का लाइन ऑफ मोशन ये है, दूसरी वाली बॉडी का लाइन ऑफ मोशन ये, तो दोनों का लाइन ऑफ मोशन ही अलग हो गया। तो आपको सबसे पहले यही चीज समझ में आनी चाहिए, अगर दोनों का लाइन ऑफ मोशन ही अलग हो गया तो इसका मतलब हेड ऑन तो वो हो ही नहीं सकती। और देखो, अब ये दोनों बॉडीज अगर आगे जाके टकराती हैं, मतलब ये ऐसे आ रही हैं, समझो टकराती हैं, मैं टकरा देता हूं, यहां पर उनकी टक्कर हो जाती है, मान लो ये टकरा गई, ठीक, तो हमको तो पता भैया इस वाली बॉडी का तो लाइन ऑफ मोशन ये है, इस वाली बॉडी का जो लाइन ऑफ मोशन है, इस वाली का जो लाइन ऑफ मोशन है नीचे वाली बॉडी का वो क्या है, वो कुछ ये है, और इस वाली का लाइन ऑफ मोशन ये है, ठीक है। तो बताओ जो फोर्स लगेगी जब दोनों टकराएंगी तो फोर्स कैसे लगेगी? सर टकराई तो वो यहां पर है, ठीक है, तो जो फोर्स लगेगी, जो पहली वाली बॉडी है वो दूसरी वाली के ऊपर फोर्स ऐसे लगाएगी, और जो दूसरी वाली है वो पहली वाली के ऊपर फोर्स ऐसे लगाएगी, ऐसे तो लगाएगी भाई, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर बताओ जो फोर्स लग रही है वो क्या लाइन ऑफ मोशन के अलोंग है? नहीं है, ठीक है। तो बेटा जब भी अपने पास कोई भी दो बॉडीज ऐसे मूव करें कि उनके लाइन ऑफ मोशन सेम ना हो, और जब वो टकराएं तो उनकी जो फोर्सेस लग रही हैं वो लाइन ऑफ मोशन के अलोंग लाई ना करें, तो इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्लिक कोलिजन। तो इस टाइप के कोलिजन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्लिक कोलिजन। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो ये वाला जो केस बन गया ये अपने पास किसका बन गया? ऑब्लिक कोलिजन का केस बन गया, और ये बन गया अपने पास हेड ऑन का। तो उम्मीद है आप लोगों को ये तो समझ आया होगा कि सर हेड ऑन किसे कहेंगे और ऑब्लिक किसे कहेंगे। बेटा हेड ऑन देख के फील आ जाए कि हेड ऑन वाला कोलिजन है, ठीक है ना? समझ लग रही बात कि दोनों क्या करेंगे, एक ही लाइन में मूव करेंगे, टकराएंगे। यहां पर क्या है, दोनों अलग अलग लाइन पे मूव करेंगे, इस लाइन पे मूव करिए, इस लाइन पे मूव करेंगे, ठीक है। तो आपको देख के ही फील आ जाएगा कि सर हेड ऑन कोलिजन कौन सा है और ऑब्लिक कोलिजन कौन सा है। अब बेटा दोनों ही कोलिजन में हमने पढ़ने दोनों ही है, ठीक है ना? हमने पढ़ने दोनों ही है। अब जो हेड ऑन कोलिजन है और जो ऑब्लिक कोलिजन है, दोनों के केस में तीन चीजें आएंगी अपने पास, चाहे हेड ऑन हो चाहे ऑब्लिक हो, दोनों केस में, दोनों कोलिजन के केस में तीन चीजें आएंगी अपने पास, ठीक है ना? तीन टाइप के कोलिजन आएंगे अपने पास, ठीक है ना? हेड ऑन में क्या आएगा अपने पास? एक आएगा परफेक्टली इलास्टिक, दूसरा आएगा पार्शली इनइलास्टिक, और तीसरा आएगा परफेक्टली इनइलास्टिक। सिमिलरली ऑब्लिक वाले में भी यही सेम तीन चीजें आएंगी, परफेक्टली इलास्टिक, पार्शली इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक। याद रखना, हेड ऑन कोलिजन हो चाहे ऑब्लिक कोलिजन हो, जो केसेस बनेंगे अंदर वो दोनों के केस में सेम बनेंगे। तो ऐसे करते हम लोग हेड ऑन कोलिजन वाले केस सबसे पहले पढ़ लेते हैं आराम से। तो अगर मैं बात करूं हेड ऑन कोलिजन के, ठीक है, हेड ऑन कोलिजन को आप वन डी कोलिजन भी कह ही देते हो, कोई वो नहीं है दो राय इसमें, ठीक है। तो हेड ऑन में बेसिकली अपने पास तीन केस बनेंगे, ठीक है, और यही तीन केस सेम ऑब्लिक में भी बनेंगे। तो सबसे पहला केस कौन सा बनता है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन के अंदर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा हो। फिर दूसरा जो केस बनेगा अपने पास वो बनता है पार्शियली इलास्टिक, या बोलो पार्शियली इलास्टिक बोल लो या पार्शियली इन इलास्टिक बोल लो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना? ठीक है बच्चों, पार्शियली इन इलास्टिक, और जो तीसरा केस बनता है वो होता है परफेक्टली इनइलास्टिक। तो बच्चे अपने पास टोटल में हेड ऑन के अंदर कितने केस हैं? तीन केस हैं, और सेम ही केस अपने पास ऑब्लिक में आएंगे तीन। तो टोटल में हम लोगों को जो पूरे कोलिजन में केस पढ़ने हैं वो कितने पढ़ने? 6 केस पढ़ने हैं, ठीक है ना? 3 इसके हेड ऑन के और 3 ऑब्लिक के। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहले हम लोग हेड ऑन पे धावा बोल रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हेड ऑन निपटाएंगे। अब हेड ऑन में सबसे पहले क्या आ जाता है अपने पास? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो बात करते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन।
परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। भैया परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं हम 1D में, यानी कि हेड ऑन कोलिजन में, ठीक है ना। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो क्या है, अपने पास एक बॉडी है, इसका मास मान लेते हैं m1 है, इसकी वेलोसिटी u1 है। दूसरी बॉडी है अपने पास, मास m2 है, उसकी वेलोसिटी u2 है, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है मान लेते हैं अभी, और दोनों का लाइन ऑफ मोशन क्या है, सेम है, तभी तो हेड ऑन कोलिजन है, ठीक है। अब अगर इस वाली बॉडी को इससे टकराना होगा, पहली वाली बॉडी को दूसरी वाली बॉडी से टकराना होगा, तो किसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, दूसरे वाले की कि पहली वाले की? पहली वाले की। तो भैया u1 शुड बी ग्रेटर देन u2, सबसे पहली चीज। भैया इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी इससे, तभी तो जाके टकराएगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, अब मान लो ये यहां पर दोनों टकरा गई, ये टकरा गया, टकराई और कुछ डिफॉर्मेशन हुई, ठीक है, ये दोनों टकरा गई, और फिर टकराने के बाद क्या हो गई, वापस से अलग अलग हो गई, और अब इनकी स्पीड क्या हो गई, v1 और v2। बेटा मजे समझा रहा हूं, आराम समझा रहा हूं, आराम से सीखते चलो, मस्त समझ आ जाएगा सारा कुछ, ठीक है। दो बॉडीज थी, मास पहली वाली का m1 स्पीड u1, m2 स्पीड u2, टकराई, टकराने के बाद उनकी स्पीड v1 और v2 होगी, ठीक है। अब देखो बेटा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है। बेटा जब भी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है तो अपने पास जो बॉडीज होती हैं वो इलास्टिक होती हैं, यानी कि ये जो दो बॉडीज हैं जब वो आपस में टकराएंगी तो होंगी क्या, डिफॉर्म होंगी। जैसे ये मेरा हाथ है, एक दूसरा हाथ है, ये टकराएंगी तो डिफॉर्म होंगे, यानी कि डिफॉर्म होंगे, इनकी शेप चेंज होगी। लेकिन क्योंकि बॉडीज क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है, कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है अपने पास, ठीक है ना, तो ये क्या करेंगी, भले ही डिफॉर्म हो गई लेकिन वापस रिफॉर्म हो जाएंगे। रिफॉर्म होने का मतलब अपनी शेप को वापस रिगेन कर लेंगे। ये बॉडी दोनों टकरा रही है भाई, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तो ये जाएगी पट से पीछे से मारेगी, पीछे जाके ठोकेगी, ठीक है ना। पीछे जाके पहली वाली बॉडी दूसरी वाली बॉडी को पीछे जाके ठोकेगी, ठोका, एकदम से क्या हो जाएंगी, डिफॉर्म। लेकिन ये नहीं कि डिफॉर्म ही पड़ी रहेंगी, ये नहीं कि डिफॉर्म ही पड़ी रहेंगी, लेकिन क्या करेंगी, रिफॉर्म करेंगी। फिर क्या करेंगे, रिफॉर्म करेंगे, और रिफॉर्म करेंगे और फिर अलग अलग हो जाएंगे। और ये लोग कंप्लीटली रिफॉर्म कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, कंप्लीटली रिफॉर्म। कंप्लीटली रिफॉर्म का मतलब जितना डिफॉर्म हुई थी उतने रिफॉर्म हो जाती है, जितना डिफॉर्म हुई थी उतने ही रिफॉर्म हो जाती हैं, यानी कि जितनी उनकी शेप बिगड़ी थी टकराने के टाइम, ठीक है ना, तो जैसे ही कोलिजन हटता है वो अपनी पूरी शेप को वापस रिगेन कर लेती है। तो ये होता है मतलब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का। इतनी चीज क्लियर है। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के केस में क्या होगा, दो बॉडीज जाएंगी, टकराएंगी, डिफॉर्म होंगी और वापस पूरी की पूरी रिफॉर्म हो जाएंगी, यानी अपनी शेप को रिगेन कर लेंगी। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, ये चीज समझ आ गई। और जब शेप को वापस रिगेन कर लिया, अब इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2। इतनी चीज क्लियर है। अब एक चीज बताओ मुझे, जब ये दोनों टकराई हुई होंगी तो ये फर्स्ट बॉडी है, ये सेकंड बॉडी है, सेकंड बॉडी ने फर्स्ट बॉडी के ऊपर फोर्स इधर लगाई होगी, फर्स्ट बॉडी ने सेकंड बॉडी के ऊपर फोर्स इधर लगाई है। अगर मैं क्या करूं, ये तो कोलिजन का टाइम है, ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है ना, ड्यूरिंग कोलिजन वाला टाइम है। ये क्या है, जस्ट आफ्टर कोलिजन। और ये वाली घटना कौन सी है, ये वाली घटना कौन सी, ये वाला केस क्या है, ये है बिफोर कोलिजन, ठीक है ना। ये जो घटना है ये जस्ट बिफोर कोलिजन है। तो मैंने आपको क्या दिखाया, जस्ट बिफोर कोलिजन दोनों अलग अलग थी, कोलिजन के टाइम दोनों टकरा रही हैं, और आफ्टर कोलिजन दोनों अलग अलग हो गई, ठीक है ना। वेलोसिटी v1 हो गई, v2 हो गई। हम लोग किसका केस कर रहे हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का। इतनी चीज क्लियर है। लेकिन अगर आप एक चीज ध्यान से देखो सर, अगर मैं एक चीज ध्यान से देखूं तो यहां पर क्या है कि अगर मैं फर्स्ट बॉडी और सेकंड बॉडी दोनों को एक साथ सिस्टम मान लूं, दोनों को एक साथ देखूं, तो कोलिजन से जस्ट पहले यानी जस्ट बिफोर कोलिजन,
जस्ट बिफोर कोलिजन, क्या इन दोनों बॉडीज के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही थी? नहीं सर, कोई भी फोर्स नहीं लग रही। क्या ड्यूरिंग कोलिजन दोनों को अगर मैं सिस्टम मान रहा हूं तो क्या तब उनके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रही है? क्या नहीं। अगर फोर्सेज लग भी रही तो कैंसल आउट हो जा रही है, यानी कि नेट एक्सटर्नल फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन भी नहीं लग रही। और कोलिजन के बाद जस्ट आफ्टर कोलिजन भी अगर मैं देखूं, क्या कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रही है? अगर मैं उन दोनों को सिस्टम मान रहा हूं, नहीं लग रही। तो इसका मतलब ये जो दो बॉडीज हैं जिनको मैं सिस्टम मान रहा हूं, इनके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, तीनों केसेस में नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो है। और हमको पता है कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होती है सिस्टम पर, तो उनका क्या कंजर्व होता है? मोमेंटम कंजर्व होता है। उनका क्या कंजर्व होता है? मोमेंटम कंजर्व होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इतनी चीज क्लियर है? ठीक है। अब कहोगे सर इनिशियल मोमेंटम है क्या सिस्टम का? भाई सिस्टम में क्या मान रखा है? ये और ये दोनों बॉडीज को मान रखा है। तो आपने क्या करना है, देखो कोलिजन से पहले देखो क्या है मोमेंटम सिस्टम का, क्या है सर? m1u1 और m2u2। इसका मोमेंटम क्या है? m1u1 है, इसका मोमेंटम m2u2 है। ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है सिस्टम का? m1u1 प्लस m2u2। क्योंकि आपने सिस्टम में दोनों बॉडीज को माना है तो आप दोनों बॉडीज का मोमेंटम लिख रहे हो, तो इनिशियल मोमेंटम ये हो गया, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कब लिखोगे? कोलिजन के जस्ट बाद, यानी जस्ट आफ्टर कोलिजन। क्या है अपने पास? m1v1 इसका हो गया और m2v2 इसका हो गया। तो m1v1 प्लस m2v2, तो ये हो गई अपने पास मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लो। इतनी चीज क्लियर है? ठीक है। अब देखो भाई, ये चीज समझ आ गई। अब अपने पास एक चीज और आती है, इसको मैं यहीं पर लिखवा देता हूं। इसमें एक चीज आती है, इसमें क्या हर कोलिजन में ही आएगी। क्या चीज वो आती है? इसे कहते हैं हम लोग ई होता है अपने पास कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, भैया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या बताता है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमको बताता है कि कोलिजन के टाइम जो अपने पास डिफॉर्मेशन हुई है और जो रिफॉर्मेशन हुई है उसकी रेशियो क्या है। एक्चुअल में तो यही होता है अपने पास। जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई होता है ना, ये बेसिकली होता है अपने पास, एक तरह से अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं ना, बहुत ज्यादा इसकी डीप में ना जाऊं, ठीक है ना, तो ये होता है एक तरह से रिफॉर्मेशन अपॉन डिफॉर्मेशन। ठीक है ना। अब एक चीज बताओ, एक चीज बताना मेरे को, फील से बताना, फील से। ये कौन सा कोलिजन है? ये कौन सा कोलिजन है? ये कौन सा कोलिजन है? परफेक्टली इलास्टिक। इसमें क्या होता है, दो बॉडीज गई, टकराई, डिफॉर्म हुई, लेकिन पूरी की पूरी वापस क्या हो गई? रिफॉर्म हो गई। तो इसका मतलब डिफॉर्मेशन जितनी है उतनी रिफॉर्मेशन है, यानी दोनों कट के क्या हो गई? 1। तो ये अपने पास जो ई की वैल्यू होती है, ई की वैल्यू होती है किस केस में? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में वो क्या होती है अपने पास? 1। याद रखना, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1, क्योंकि जितनी रिफॉर्मेशन हुई उतनी डिफॉर्मेशन थी। ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर है? लेकिन ई की एक डेफिनेशन और है। ई को हम लोग एक तरीके से और लिखते हैं। ई को हम लोग एक तरीके से और कैसे लिखते हैं? ई को हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ, इसको ऐसा करते हैं, दूसरे पेज पे लिख लेते हैं। ई को हम लोग एक तरीके से और लिखते हैं, ई इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है ना। ऐसे भी लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब सर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है? अब एक चीज बताओ, कोलिजन तो यहां पर हुआ, इससे पहले ही तो क्या हो रहा होगा? अप्रोच हो रहा होगा। कैसे सर? ये वाली बॉडीज को अप्रोच कर रही है ना टकराने के लिए,
ये वाली बॉडी, पहली वाली बॉडी m1 मास m2 को अप्रोच ही तो कर रहा है टकराने के लिए। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो आप क्या करोगे, आपको देखना है कि किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है, तो आप क्या करोगे, m2 के ऊपर जाके बैठ जाओ। तो अगर आप m2 के ऊपर बैठो, क्योंकि भाई क्यों, फील भी तो आ रही भाई कौन किसको अप्रोच कर रहा है, भैया m1 m2 को अप्रोच कर रहा है ना, तो आप m2 के ऊपर बैठ जाओ और देखो भैया कि m1 वाला किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है। आप क्या करते हो, अगर आप m2 के ऊपर बैठ जाते हो जाके, तो याद करो आप किसी के ऊपर बैठ जाते हो तो आप क्या करते हो, उसकी वेलोसिटी पलट के देते हो। तो अगर u2 पलट के दोगे, u1 इस डायरेक्शन में है, u2 इसको पलट के दोगे ऐसे इस डायरेक्शन में, समझ लग रही बात। तो जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आएगी वो कितनी आएगी, u1 इधर था, u2 पलट के इधर जाएगा तो u1 माइनस u2 आ जाएगा। अरे भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना, इतनी चीज क्लियर है। तो अगर मैं आपको यहां पर बताऊं, यहां पर ये जो बॉडी थी ये u1 से आ रही थी, ये थी किससे, u2 से जा रही थी, ठीक, ये m1 मास की थी, ये m2 मास की थी, ये दोनों यहां पर टकराई, ठीक है, टकराने के बाद दोनों अलग अलग हो गई v1 v2 से, ठीक है बच्चा, ये m1 मास है, ये m2 मास। तो आपसे पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगी, तो एक चीज बताओ, अप्रोच कब कर रहे हैं, टकराने से पहले तो अप्रोच कर रही है, कौन अप्रोच कर रहा है, m1 मास m2 मास को अप्रोच कर रहा है भाई, m1 मास m2 मास को अप्रोच कर रहा है टकराने के लिए। तो आपसे पूछा जाए क्या होगी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, आप क्या करो, m2 के ऊपर जाके बैठ जाओ, ठीक है, आप जिसके ऊपर जाकर बैठते हो वो चीज रेस्ट पे आ जाती है, ठीक है ना, और उसकी वेलोसिटी पलट के दे देते, तो आपने u2 पलट के दे दिया ऐसे, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या आई, u1 माइनस u2, समझ लग रही है ये बात, u1 माइनस u2, इतनी चीज क्लियर है। अब बात करें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की, अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की, बेटा इसको कई लोग रिलेटिव वेलोसिटी बोल देते हैं। अब रिलेटिव, अब भाई m2 के रिस्पेक्ट में देख रहे हो ना m1 को, तो कई लोग इसको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी बोल देते हैं, कई लोग इसको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना, आपकी मर्जी है, इसको आप रिलेटिव भी बोल सकते हो, ठीक है। अब पूछा जा रहा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी। अब एक चीज बताओ, ये गया और इसे झाड़ से टकराया, यहां पे कोलिजन हुआ, फिर दोनों सेपरेट हो गए, अब दोनों सेपरेट हो रहे होंगे, तो एक चीज बताओ, सेपरेट हो रहे होंगे तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, एक चीज बताना मुझे, ये m1 है, ये m2, m1 आया झाड़ से इसको मारा, कोलिजन हुई, और कोलिजन होने के बाद सेपरेट हो रहे हैं। अगर सेपरेट हो रहे होंगे तो बताओ किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी सेपरेट होने के बाद, v1 ज्यादा होगी कि v2 ज्यादा होगी, v1 ज्यादा होगी कि v2 ज्यादा होगी, खुद फील से बताओ, खुद सोचो कि भैया जब ये आया इसको टकराया, तो ये फर्स्ट बॉडी है, सेकंड बॉडी ने फर्स्ट बॉडी के ऊपर फोर्स इधर लगाई है, फर्स्ट बॉडी ने सेकंड बॉडी के ऊपर फोर्स इधर लगाई है। तो एक चीज बताओ, जब ये ऐसे झाड़ से टकराया, ठीक है, तो इस वाली बॉडी ने इसके ऊपर फोर्स किधर लगाई, इधर, ठीक है, तो इस वाली बॉडी की वेलोसिटी कम हो गई होगी, ठीक है ना, और ये वाली बॉडी की वेलोसिटी बढ़ गई होगी, क्योंकि इस वाली बॉडी के ऊपर, सेकंड वाली बॉडी के ऊपर देखो फोर्स किधर लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है, और उसकी वेलोसिटी भी किसी डायरेक्शन में थी, इसी डायरेक्शन में थी, तो इसी डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी थी और इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाई है। फर्स्ट वाली बॉडी ने सेकंड वाली बॉडी के ऊपर फोर्स इसी डायरेक्शन में तो लगाई है, जिस डायरेक्शन में सेकंड वाली की क्या थी, वेलोसिटी थी, तो सेकंड वाली की वेलोसिटी और बढ़ गई होगी, ठीक है ना। तो इसीलिए जब अपने पास सेपरेशन हो जाता है ना, तो जो वेलोसिटी होती है सेकंड वाले की वो ज्यादा होती है किससे, फर्स्ट वाले से, इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में, समझ लग रही है बात, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। तो आपसे पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, या बोल लो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे, सर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कैसे देखेंगे हम लोग। आप क्या करो, अब बताओ सेपरेट कैसे हो रहेंगे भाई, जो v2 है उसकी वेलोसिटी ज्यादा, ये दूर जा रहा होगा ना भैया, जो m2 मास है उसकी वेलोसिटी v2 है, वो ज्यादा है किससे, v1 से, तो ये दूर जा रहा होगा, सेपरेट हो रहे होंगे भाई, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कैसे देखोगे, आप किसके ऊपर बैठ जाओ, m1 के ऊपर देखो, बैठ जाओ, ठीक है ना, m1 के ऊपर बैठ जाओ और देखो कि भैया जो m2 मास है वो किस वेलोसिटी से सेपरेट हो रहा है। तो m1 के ऊपर आप बैठे, ठीक है ना, तो आप जैसे ही m1 के ऊपर बैठोगे, m1 किस पे आ गया, रेस्ट पे आ गया, और इसकी वेलोसिटी पलट के दे दो इसको, आहा पलट के दे दी मैंने v1। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी आ रही, v2 इधर v1 इधर, तो कितनी आ जाएगी,
v2 माइनस v1। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो अपने को यह चीज समझ में आनी चाहिए कि अगर m1 को m2 से टकराना है तो u1 को बड़ा होना पड़ेगा u2 से, तभी जाके टकरा पाएगा। दोनों टकरा गए, ठीक है। अब क्योंकि इस वाले ने इसके ऊपर फोर्स इधर लगाई है, ठीक है ना, इसलिए जब कोलिजन हो जाता है अपने पास परफेक्टली इलास्टिक केस में, तो v2 की वेलोसिटी v1 से ज्यादा होती है और सेपरेट हो रही होती है बॉडी। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा? आप m1 के ऊपर बैठ जाओ, वेलोसिटी पलट के दे दो तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आ गई अपने पास कितनी? v2 माइनस v1। तो मैंने E बताया, E क्या होता है अपने पास? E होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो देखो भाई, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है अपने पास? v2 माइनस v1 है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है अपने पास? u1 माइनस u2 है। तो यह भी अपने पास एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, यह भी अपने पास एक इंपॉर्टेंट चीज है। आपसे कभी कभी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे भी सवाल आ सकता है, ठीक है ना, और ये हम लोग यूज भी करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ आया कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अपॉन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है, ठीक है ना। निकाला कैसे गया ये भी आपको समझ आ गया, ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने बात करी अभी कि अगर अपने पास क्या है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है वन डायमेंशन का, एक बॉडी आई इससे टकराई, ठीक है ना, कोलिजन हुआ और दोनों अलग अलग हो गई, v1 वेलोसिटी v2 वेलोसिटी, मोमेंटम कंजर्व हो गया, ठीक है ना। हमको यह भी समझ आ गया कि भैया इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा? 1 होगा। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की एक डेफिनेशन और है, वो क्या होती है अपने पास? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वो क्या आती है? v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। अब बेटा एक चीज और होती है अपने पास, एक चीज और होती है सर, वो चीज क्या होती है अपने पास? कि बेटा अगर अपने पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है ना, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में एक चीज और होती है, क्या सर? कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना सिस्टम की, वो कंजर्व होती है। काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की क्या होती है? कंजर्व होती है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है ना, ये क्या होती है अपने पास? कंजर्व होती है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। समझ लग रही है ये बात? अब सर ऐसे कैसे, ये कैसे हो रहा है? देखो भाई, देखो ऐसा क्यों रहा है, समझना मेरी बात को। ये बॉडी गई, इससे टकराई, ठीक है। अभी तो कोलिजन से पहले दोनों के पास कौन सी एनर्जी है? इसके पास भी सिर्फ वेलोसिटी है, इसके पास भी वेलोसिटी है, दोनों के पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो इस सिस्टम के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, ठीक। अब यहां पर कोलिजन हुआ, जब कोलिजन हुआ तो कोलिजन के टाइम क्या हो रहा होगा कि डिफॉर्मेशन हो रही होगी। जब डिफॉर्मेशन हो रही होगी तो मान लेते हैं अभी कुछ साउंड वगैरह, हीट वगैरह में नहीं जाता कुछ भी अपना एनर्जी, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में ट्रांसफर हो रही होगी? डिफॉर्मेशन में जा रही होगी। यानी डिफॉर्मेशन का मतलब एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी। आप ऐसे समझो ना, स्प्रिंग, जब हम लोग स्प्रिंग को डिफॉर्म करते हैं या खींचते हैं या कंप्रेस करते हैं तो किसमें एनर्जी स्टोर हो रही होती है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। सिमिलरली अगर दोनों पार्टिकल्स पहले मूव कर रहे हैं तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। जब दोनों कोलाइड कर रहे हैं तो कुछ काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? डिफॉर्मेशन में, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी में चली जाती है। लेकिन हमको पता है क्योंकि ये जो कोलिजन है ये क्या है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना। तो होंगे क्या? पार्टिकल्स वापस से रिफॉर्म होंगे। अगर पार्टिकल्स वापस से रिफॉर्म होंगे, वापस अपनी शेप को रिगेन कर लेंगे, तो जो काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई थी? पोटेंशियल एनर्जी में, ड्यू टू डिफॉर्मेशन, वो वापस से किसमें चली जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। हुआ क्या? दो पार्टिकल्स मूव करते हुए आ रहे हैं, उनके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, दोनों टकराए तो डिफॉर्मेशन हुई, तो काइनेटिक एनर्जी किसमें चली गई? कुछ पोटेंशियल एनर्जी में चली गई। समझ लग रही बात? लेकिन जैसे वो रिफॉर्म होंगे, अपनी शेप को रिगेन करेंगे, तो वापस से पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही होगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो इसीलिए जब वो वापस से रिफॉर्म हो जाते हैं अपने पास, ओरिजिनल शेप ले लेते हैं, तो जो भी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई थी ड्यूरिंग कोलिजन, वो वापस इनको मिल जाती है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जस्ट आफ्टर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी है वो वही हो जाती है जो जस्ट बिफोर कोलिजन होती है। लेकिन ड्यूरिंग कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इस काइनेटिक एनर्जी और इस काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होती।
समझ में आया? क्यों नहीं होती है? क्योंकि भाई बिफोर कोलिजन इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी, इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी, और तो कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन जब टकरा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी किसमें भी जा रही है? पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है ना। तो यहां की जो काइनेटिक एनर्जी क्या इस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी ड्यूरिंग कोलिजन? नहीं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी है इतना टाइम कुछ। लेकिन जब वापस से रिफॉर्मेशन हो जाती है, वापस अपनी शेप रिगेन कर लेते हैं, फिर वापस से सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाती है? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां की टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर यहां की टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। लेकिन यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन की काइनेटिक एनर्जी से क्या होगी? कम होगी। समझ लग रही बात? तो इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है वो जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन कंजर्व होती है। समझ लग रही बात? ड्यूरिंग कोलिजन वो किसमें कन्वर्ट हो रही होती है? पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में रिफॉर्म हो रहे हैं। समझ लग रही बात? इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? ठीक, तो याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है क्या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है? नहीं, क्योंकि उतने टाइम डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन हो रही होती, तो काइनेटिक एनर्जी या तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है जब डिफॉर्मेशन हो रही होती है, और जब रिफॉर्मेशन हो रही होती तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होती है। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कब होती है सर? इलास्टिक के केस में, परफेक्टली इलास्टिक के केस में कब होती है? वो होती तब है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। समझ लग रही बात? तो भाई यहां से क्या किया? लिख लिया भाई। अब बिफोर कोलिजन क्या है? काइनेटिक एनर्जी, इसके पास m1 मास है, u1 स्पीड है, m2 मास है, u2 स्पीड है, तो हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगी भाई? हाफ m1 v1 का स्क्वायर, v1 स्पीड हो गई, प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो ये इक्वेशन हो गई। तो बेटा ये पहली इक्वेशन हो गई अपने पास, और ये वाली जो इक्वेशन हो गई अपने पास काइनेटिक एनर्जी वाली, ये अपने पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखो अपन लोगों को पता सवाल में पूछा क्या जाता है। अपने को सवाल में दे देगा कि एक पार्टिकल m1 मास का वो u1 से चल रहा है, m2 मास का u2 से चल रहा है, दोनों टकराएंगे, बता देगा कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, वो बता भी देगा। आपसे पूछेगा टकराने के बाद बताओ v1 और v2 क्या होंगे। आपसे पूछेगा क्या कि भाई v1 बताओ और v2 बताओ। अपन से दो चीजें पूछेगा। अब बताओ, दो चीजें आराम से निकाल सकते हो। आपको u1 u2 पता है, आपको v1 v2 निकालने हैं, ठीक है ना। आपको u1 u2 पता है, v1 v2 निकालने हैं। दो इक्वेशन हो गई, एक ये इक्वेशन एक ये इक्वेशन। वेरिएबल कितने हैं? दो हैं, v1 v2 आप निकाल सकते हो। दो इक्वेशन दो वेरिएबल को सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो देखो भाई क्या आंसर निकल के आएगा। अपने पास क्या है? एक तो है अपने पास मोमेंटम कंजर्वेशन m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है ना। दूसरी इक्वेशन किसकी है अपने पास परफेक्टली इलास्टिक में? काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आप क्या करो, कुछ मत करो, आप v2 की वैल्यू यहां से निकालो, ठीक है ना। v2 की वैल्यू यहां से निकालो और यहां पर पुट कर दो। v2 की वैल्यू यहां पर निकालो। v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है ना, माइनस m1 v1 डिवाइडेड बाय m2। ये आ जाएगी। v2 की वैल्यू देखोगे तो m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस m1 v1 डिवाइडेड बाय m2, यही आएगी। इसको उठाकर कहां पुट कर दो? यहां पुट कर दो। तो अपने पास आंसर निकल के आएगा पूरी सिंप्लीफिकेशन करके। मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं। तो जो अपना v1 निकल के आएगा फाइनल, वो पता क्या निकल के आएगा? वो आएगा अपने पास m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है ना, इंटू u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। बेटा देखने में आपको लग रहा होगा कि याद करना मुश्किल है, लेकिन बहुत आसान है। कैसे सर? देखो भाई, देखो कैसे करना है। आपको v1 निकालना है, आपको v1 निकालना है। आपको पता क्या है? आपको एक m1 पता है, एक m2 पता है, एक u1 पता है, एक u2 पता है। बट जो पता है उसी के हिसाब से तो निकालोगे। तो बताओ इसमें क्या क्या है? m1 m2 u1 u2, यही तो सब चल रहा है। तो आपने क्या करना है?
आपने याद करने के लिए क्या करना है भाई, देखो V1 लिखा, अपने को पता है U1 U2 तो यूज होना है, ठीक है, तो U1 इधर लिख दिया, फिर प्लस डाल के U2 इधर लिख दिया, ठीक है, V1 U1 इधर लिख दिया और प्लस डाल के U2 इधर लिख दिया, ठीक है। अब इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? अब एक चीज याद रखना, एक चीज तो पक्का आएगी आएगी, वो क्या है अपने पास ये नीचे वाला पोर्शन M1 प्लस M2 आएगा ही आएगा, तो दोनों के नीचे डाल दो M1 प्लस M2, ये बार बार आगे भी आएगा, ठीक है ना, आगे भी हम लोग अभी पढ़ेंगे तो बार बार आएगा, तो M1 प्लस M2 डाल देना, यानी कि ये चीज तो आनी आनी है, चीज लगानी ही लगानी है आपने 200%, M1 प्लस M2 तो आपने लगाना ही लगाना है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? अब बचा ऊपर, ऊपर देखो, अगर U1 है, अगर U1 है तो आप करोगे M1 माइनस M2, ठीक है ना, और U2 है तो 2M2। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? बस U1 U2 तो आएगा ही, नीचे M1 प्लस M2 भी आएगा, अगर U1 है तो आएगा M1 माइनस M2 और U2 के साथ आएगा 2M2, ठीक है। दूसरा, अगर मेरे को क्या फाइंड करना होता, V2 फाइंड करना हो, तो V2 कैसे लिखेंगे भाई, V2 में भी U1 आएगा और U2 आएगा, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, बीच में प्लस भी आएगा। अब U1 है, M1 प्लस M2 तो आएगा ही आएगा, ये तो हम हटा ही नहीं सकते सर जी, ये तो आएगा ही आएगा। अब ऊपर क्या आएगा, अब देखो V1 में आपने M1 माइनस M2 कर लिया था, जब V1 था तो आपने M1 माइनस M2 लगाया था U1 के साथ, U1 के साथ लगाएगा, इस बार किसके साथ लगाओगे, U2 के साथ, लेकिन अब U2 लिखोगे, देखो M1 माइनस M2 यहां पर 1 था तो यहां पर 1 था, ठीक है ना। अब पहले M1 माइनस M2 यानी कि माइनस वाली चीज पहले किसके साथ करी, U1 के साथ, इस बार माइनस वाली चीज किसके साथ करोगे, U2 के साथ, लेकिन जब U2 के साथ करोगे तो M2 माइनस M1 आ जाएगा। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? और M2 U2 आया था तो सिमिलरली यहां पर क्या आ जाएगा अपने पास, 2M1 U1, ठीक है। तो याद करने में कोई ज्यादा खास दिक्कत आने वाली नहीं है, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, 2M1 U1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M2 माइनस M1 इंटू U2 अपॉन M1 प्लस M2। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अपने पास क्या है, V1 और V2 आ गए, कैसे याद करोगे भाई, U1 U2 तो आएंगे ही आएंगे, M1 प्लस M2 नीचे डिवाइड कर देना, U1 होगा तो उसमें नेगेटिव वाली चीज आएगी, यानी कि M1 माइनस M2, अब U1 है तो M1 माइनस M2 और U2 के साथ 2M2 आ जाएगा। सिमिलरली जब V2 करोगे तो U1 U2 आएंगे, M1 प्लस M2 भी नीचे आएगा, पहले हो गया M1 माइनस M2, अब U1 के साथ था नेगेटिव वाला, अब U2 के साथ आएगा नेगेटिव वाली चीज, ठीक है ना, तो M2 माइनस M1 हो जाएगा यहां पर, और यहां पे क्या आ जाएगा, 2M1 आ जाएगा। तो इसको याद कर लो बाय हार्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा सवाल बनता है इसके ऊपर, ठीक है बच्चा। तो भाई इतनी चीज अपने को समझ आ गई, ठीक है। तो ये था अपने पास क्या, किसका केस, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का। अब देखो एक सवाल देखते हैं कैसे, सवाल क्या है अपने पास, फाइंड वेलोसिटी ऑफ 2 kg बॉल आफ्टर कोलिजन। यहां पर अपने को क्या दे रखा है, परफेक्टली इलास्टिक है, ये कैसा है अपने पास, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक आपको सवाल में दे रखा होगा कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो अपने को क्या फाइंड करना है, 2 kg की वेलोसिटी फाइंड करनी है आफ्टर कोलिजन। ये 2 kg, ये 3 kg, ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, ये जाके टकराएगा, तो आपसे पूछिए टकराने के बाद इस 2 kg वाले की वेलोसिटी क्या होगी। इसकी वेलोसिटी V1 मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी V2 मान लेते हैं, हमें तो सिर्फ V1 फाइंड करना है। तो V1 का फॉर्मूला अभी सीखा था हम लोगों ने, V1 इक्वल्स टू क्या होता है अपने पास सर, ये होता है M1 माइनस M2 इंटू U1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 2M2 इंटू U2 अपॉन M1 प्लस M2, यही होता है। एक चीज याद रखना बेटा, ये जो फॉर्मूले हैं V1 और V2 के, इन दोनों फॉर्मूले में जब आपने U1 और U2 पुट करने हैं तो ये U1 U2 आपने सारे के सारे विद
साइन पुट करने हैं, क्योंकि वेलोसिटीज है बेटा, आपने विद साइन पुट करने हैं, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अकॉर्डिंग। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव आ जाएगी, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है ना। अभी तो क्या है अपने पास, हम लोगों ने इसको पॉजिटिव मान रखा है, तो भाई 5 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड दोनों की क्या है, पॉजिटिव है। तो अपने पास ये आया, तो यहां पे u1 कितना हो जाएगा अपने पास, u1 हो जाएगा अपने पास +5 और u2 कितना हो जाएगा अपने पास +2, ठीक है ना। वैल्यूज पुट कर दो तो v1 की वैल्यू कितनी आएगी, m1 - m2। m1 कितना है अपने पास 2 kg, ये m1 है ये m2 है, तो यहां पर आएगा 2 - 3 इंटू u1 कितना है 5 डिवाइडेड बाय 2 + 3 यानी कि 5 प्लस 2 टाइम्स m2 कितना है 3, u2 कितना है अपने पास 2 अपॉन 2 + 3 यानी कि 5। तो ये आ जाएगा 5 से 5 गया, ये आएगा -1 प्लस 3 × 6 12, 12/5, ये आएगा अपने पास कितना 7/5। तो v1 कितना आ गया अपने पास डायरेक्ट 7/5 मीटर पर सेकंड। बेटा ऐसे ही सवाल आते हैं पेपर में, कुछ और अलग नहीं आता, ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, सही से आप एप्लीकेशन करो आंसर आ जाएगा। इतनी चीज क्लियर है, समझ आ गई। और देखो, टू पार्टिकल्स ऑफ मास m and 2m मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन कोलाइड इलास्टिकली विद वेलोसिटीज v and 2v, फाइंड देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। दो पार्टिकल्स हैं अपने पास, एक ये पार्टिकल है m मास का और एक ये पार्टिकल है 2m मास का। कैसे जा रहे हैं, एक ये v वेलोसिटी से जा रहा है और एक ये 2v वेलोसिटी से जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं भाई, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन मान लो इधर नेगेटिव मान लो। तो भैया आप एक चीज बताओ, इस बार अगर मैं m1 अपने पास m हो गया, m2 अपने पास 2m हो गया, तो u1 कितना हो जाएगा, u1 हो जाएगा +v इस डायरेक्शन में है, और u2 कितना हो जाएगा अपने पास इस डायरेक्शन में है, तो -2v, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाओ भाई, v1 v2 फाइंड करना है इन दोनों की। अब दोनों टकराएंगे, टकराने के बाद इनकी वेलोसिटीज क्या क्या होंगी वही फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो v1 क्या होगा, फॉर्मूला लगाओ भाई, ये होता है m1 - m2 अपॉन m1 + m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 + m2 इंटू u2, ये होता है। तो जल्दी से बताओ, m1 - m2 यानी कि m - 2m यानी कि -m इंटू u1 की वैल्यू v है, डिवाइडेड बाय m1 + m2 यानी कि m + 2m 3m प्लस 2 टाइम्स m2 की वैल्यू 2m है इंटू 2m अपॉन 3m, u2 कितना है अपने पास -2v है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। तो ये m से m का गया, तो ये आ गया अपने पास कितना -v/3, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 2 × 4 × 8 -8v/3। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, m से m ही कट जाएगा, तो -9v/3, तो ये कितना आ जाएगा -3v, ठीक है, -3v। अब देखो उसमें माइनस में नहीं दे रखा, उन्होंने सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा, तो मैग्नीट्यूड तो क्या है 3v। भैया जो v1 है यानी कि याली जो बॉडी है टकराने के बाद उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, टकराने के बाद किस मैग्नीट्यूड से चलेगी 3v के मैग्नीट्यूड से। डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव आ रही है, यानी कि अभी तो ये जा ऐसे रही थी, टकराने के बाद किधर जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है ना। जा ऐसे रही थी टकराने से पहले, और टकराने के बाद जाएगी कैसे, ऐसे। कितने मैग्नीट्यूड से, 3v के मैग्नीट्यूड से। v2 कितना हो जाएगा भाई, सेम ही लगाएंगे भाई फॉर्मूला, ठीक है ना। क्या होता है फॉर्मूला भाई, जल्दी से बताओ, इसको यहां से शुरू कर लेते हैं। v2 का, v2 हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास 2m1u1 अपॉन m1 + m2 प्लस भाई प्लस फिर क्या आएगा अपने पास m2 - m1 इंटू u2 अपॉन m1 + m2। अरे भाई m1 + m2, अरे भैया यही आएगा अपने पास। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है ना, समझ रही बात। तो भाई क्या हो जाएगा अपने पास, क्या हो जाएगा 2m1, 2 टाइम्स m1 की वैल्यू m है, u1 कितना है अपने पास v है, अपॉन m1 + m2
3m, ठीक है, प्लस m2 माइनस m1 यानी कि 2m माइनस m यानी कि m अपॉन 3m इंटू माइनस 2v। तो देखो m m m m 2v/3 माइनस 2v/3 कितना आ गया 0, यानी एक आ रहा अपने पास मैग्नीट्यूड में 3v, एक का मैग्नीट्यूड 0 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? इस टाइप के सवाल फंसेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन क्या है अपने पास, देखो भाई, बॉडी ए ऑफ मास 4m मूविंग विद स्पीड u कोलाइड्स विद अनदर बॉडी b ऑफ मास 2m एट रेस्ट, ठीक है ना भाई। द कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक इन नेचर, इलास्टिक का मतलब यहां पे परफेक्टली इलास्टिक की बात कर रहा है। आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी ए इज, कितनी एनर्जी लॉस्ट करेगा ए वाली बॉडी। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना, एक अपने पास 4m मास की बॉडी है, ठीक है ना, ये u स्पीड से जा रही थी और जाकर वो एक 2m मास की बॉडी से, जो कि किस पे थी, रेस्ट पे थी, उससे जाके टकरा जाती है, ये जाके उससे टकरा जाती है, ठीक है। इसको ए बॉडी बोल देते हैं भाई, इसको बी बॉडी बोल देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं टकराने के बाद यहां पे दोनों टकराई होंगी, ठीक है। टकराने के बाद ए वाले की स्पीड v1 हो जाती है और बी वाले की स्पीड v2 हो जाती है, ठीक है। ये 4m की है और ये 2m की है। तो अपने से पूछा क्या गया है कि आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी ए, कि कितनी काइनेटिक एनर्जी उसने लूज करी होगी कोलिजन के बाद। अब देखो ऐसा करते हैं, यहां पर काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं ए वाले की, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए तो पता ही है, ठीक है ना, ए वाले की, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता है ए वाले की, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता है। तो अगर इन दोनों का पता है आपको, तो आप निकाल सकते हो ना कितना फ्रैक्शन लॉस हुआ, ठीक है। तो भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो हमको पता है ए वाले की कितनी है, वो है हाफ इंटू मास कितना है 4m इंटू यू का स्क्वायर, हाफ इंटू मास इंटू यू का स्क्वायर। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए ए वाले के लिए v1 पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, v1। अब v1 कैसे निकालेंगे भाई, v1 का वही फॉर्मूला अपना नन्ना पुन्ना फॉर्मूला, क्या होता है अपने पास, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो भाई एक चीज बताओ, दूसरा वाला तो रेस्ट पे था, तो u1 की वैल्यू तो डायरेक्टली क्या हो गई, u हो गई, लेकिन u2 तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो भाई इसमें ये टर्म तो 0 ही हो गई, काम आसान हो गया। m1 क्या है 4m है, m2 क्या है 2m है, तो 4m माइनस 2m यानी कि 2m डिवाइडेड बाय 4m प्लस 2m यानी कि 6m इंटू कितनी स्पीड से गया, u की स्पीड से गया, तो m से m कट गया, ये 3, तो आंसर कितना आ जाएगा u/3। तो भाई साहब फाइनल स्पीड कितनी है इसकी, v1 की वैल्यू कितनी आई है u/3, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ इंटू 4m इंटू कितना u/3 का होल स्क्वायर, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो अब आपसे पूछा जाए कि कितना फ्रैक्शन लॉस हुआ, तो भैया सर फ्रैक्शन लॉस कैसे निकालते हैं। फ्रैक्शन लॉस अगर आपसे कोई पूछे फ्रैक्शन लॉस, तो फ्रैक्शन लॉस आप निकालोगे कैसे, आप करोगे कितना लॉस हुआ यानी कितना चेंज हुआ, यानी कि डेल्टा चेंज निकालोगे डिवाइडेड बाय इनिशियल, कि इनिशियल कितनी थी, ये तो होता है अपने पास। अगर आपसे कोई फ्रैक्शन लॉस पूछे काइनेटिक एनर्जी में क्या करते हो, जो चेंज हुआ डिवाइडेड बाय इनिशियल, यही तो करते हो आप, तो इधर से आंसर आ जाएगा। बताओ चेंज क्या होगी, चेंज क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना। तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल करोगे, तो फाइनल 4m इंटू u/3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे कर दूसरे पेज पे कर लेते हैं, जगह कम पड़ गई यहां पे, ठीक है। तो फ्रैक्शन लॉस की बात करूं मैं, तो फ्रैक्शन लॉस अपने पास क्या आया, ये आया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है।
हम लोग किसके फ्रैक्शन लॉस की बात कर रहे हैं? ए वाली बॉडी की। तो भाई फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, यही तो हो जाएगा फ्रैक्शन लॉस। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ इंटू 4m इंटू वॉट, u बाय 3 का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ इंटू 4m इंटू यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ इंटू 4m इंटू यू का स्क्वायर। तो अब खुद सोचो, हाफ 4m हाफ 4m हाफ 4m कट जाएगा, यू स्क्वायर भी कट जाएंगे। अब यहां पे क्या बचेगा? ऊपर 1/9 बचेगा माइनस 1, तो ये कितना आएगा? -8/9। माइनस साइन बस ये शो कर रहा है कि एनर्जी क्या हुई है? लॉस हुई है। तो आंसर कितना है इसका? मैग्नीट्यूड वाइज क्या आंसर इसका? 8/9। अब कहोगे सर आपने तो अभी बोला था कि जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है उसके अंदर तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन क्या रहती है? कंजर्व रहती है। अभी तो आपने कहा कि एनर्जी का लॉस हो रहा है, आपने दिखा भी दिया कि एनर्जी का लॉस हो रहा है। पहले काइनेटिक एनर्जी इसकी थी, ये थी, क्या नाम है, ये थी, और बाद में इतनी रह गई। ये कहां इक्वल है? बेटा मैंने क्या बोला था? सिस्टम की। अबे यहां पे तो इंडिविजुअल देख रहे हो ना, इंडिविजुअल इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? वो ये है, ठीक है ना। बाद में कोलिजन में इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है इंडिविजुअल? ये है। आप पूरे सिस्टम की देखो, पूरे सिस्टम की मतलब आपने दोनों को देखना है, दोनों को। अगर आप दोनों की काइनेटिक एनर्जी देखोगे ना एक साथ, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, जो आएगी प्लस करके वो इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगी। तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या है? कंजर्व है, ना कि एक इंडिविजुअल बॉडी की। समझ लग रही बात? इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये चीज हमको पता होनी चाहिए। तो अब देखो, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ही अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं तो इसमें एक स्पेशल केस आता है। स्पेशल केस क्या है सर? वो स्पेशल केस बता दीजिए हमको सर, क्या है वो स्पेशल केस? हमको बताइए सर, स्पेशल केस बताइए पहले, क्या है स्पेशल केस? तो देखो बेटा, स्पेशल केस क्या है अपने पास? इफ दोनों बॉडीज का मास सेम हो जाए, m1 इज इक्वल टू m2, अगर दोनों बॉडीज का मास क्या हो जाए? सेम हो जाए, अगर दोनों बॉडीज का मास क्या हो जाए अपने पास? सेम हो जाए, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? हमको पता है कि सर v1 क्या है? वो है m1 माइनस m2 इंटू u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2m2 इंटू u2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये किसका केस करवा रहा हूं? स्पेशल केस, परफेक्टली इलास्टिक है। ठीक है, v2 क्या है अपने पास? v2 है अपने पास 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस प्लस m2 माइनस m1 इंटू u2 अपॉन m1 प्लस m2। बेटा इतनी बार मैंने लिख दिया, अब तक तो तुम्हें भी याद हो गया होगा, ठीक है ना। अब अगर m1 m2 बराबर हो जाए इसमें, तो देखो क्या क्या निपट लेगा, ये 0 और इसमें ये 0 0 लेगा। और m1 m2 बराबर है, m1 m2 बराबर है, और m1 m2 अगर बराबर है तो इसको मैं m1 m2 को कुछ m लिख लूं। ठीक है, तो कुछ सोचो, ये भी अपने पास क्या हो जाएगा? m, और ये m1 और m2 बराबर है, इसको भी m लिख लिया, इसको भी m लिख लिया, तो ये कितना बन जाएगा अपने पास? 2m। तो सोचो 2m से 2m कट गया, ऊपर वाला 2m, तो क्या बचा? सिंपल u2। अरे ठीक है ना भाई, क्या बचा अपने पास? सिर्फ और सिर्फ u2 बचा। v2 वाले केस में भी देखो भाई, ये m1 क्या बन जाएगा? m बन जाएगा, इसको भी m लिख लो, इसको भी m लिख लो। भाई m1 m2 को कुछ मैंने m कंसीडर कर लिया, दोनों सेम ही है ना। तो भाई ऊपर 2m, नीचे भी m प्लस m 2m, ये 2m 2m कट जाएंगे, तो क्या बचा? u1। तो अपने को समझ क्या आया कि भाई साहब अगर कोई भी दो बॉडीज हैं, ठीक है ना, कोई भी दो बॉडीज हैं, ये चल रही है u1 से, ये चल रही है u2 से, ठीक है ना, दोनों कोलाइड करती हैं, ठीक है ना। कोलाइड करने के बाद
कोलाइड करने के बाद होता क्या है, कोलाइड करने के बाद ये V1 से जाती है और ये किससे जाती है, V2 से। और जो कोलिजन है वो कैसा अपने पास, परफेक्टली इलास्टिक। तो अगर कभी भी अपने पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो और दोनों बॉडीज के मास क्या हो, सेम हो, दोनों बॉडीज के मास सेम हो, तो आंसर देखो कितना मस्त आ रहा है। V1 का आंसर वो आ रहा है, यानी कि पहली वाली बॉडी की वेलोसिटी, पहली वाली बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन वो आ रही है जो कि दूसरी वाली की वेलोसिटी थी इनिशियल, ठीक है ना। और दूसरी वाली बॉडी की जो वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन वो आ रही है जो कि पहली वाली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो गई। यानी कि अगर ये U1 से आ रहा था, ये U2 से जा रहा था, ठीक है ना, तो कोलिजन के बाद जो पहली वाली बॉडी है उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, दूसरी वाली बॉडी की वेलोसिटी हो गई, और दूसरी वाली बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई, जो पहली वाली की बॉडी की वेलोसिटी थी। समझ लग रही बात, यानी पहली वाली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी थी। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। तो यानी कि अगर कभी भी अपने पास दो बॉडीज हैं और उनके मास सेम है और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटीज गेट इंटरचेंज हो जाती है, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं। समझ लग रही बात, यानी कि अगर ये U1 से जा रहा है, ये U2 से जा रहा है, दोनों टकराए, दोनों का मास अगर सेम है तो टकराने के बाद ये किससे जाएगा, U2 से जाएगा, और ये किससे जाएगा, U1 से जाएगा। समझ लग रही है ये बात, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं, ठीक है ना। दो मास अगर सेम है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, तो टकराने के बाद वेलोसिटीज इंटरचेंज। यानी सिंपल सा आपको एक एग्जांपल बताऊं कि जैसे एक ये m मास है, ये जा रहा है u वेलोसिटी से, और एक दूसरा m मास है, ये समझो रेस्ट पे है। तो बताओ क्या होगा टकराने के बाद, क्या होगा सर जी, टकराने के बाद वेलोसिटीज इंटरचेंज होनी है, ठीक है ना। यानी कि जो पहला वाला मास है वो किस पे आ जाएगा, रेस्ट पे। अब भाई इसकी तो वेलोसिटी 0 थी ना, तो अब ये वाला रेस्ट पे आ जाएगा, और जो दूसरा वाला मास है वो किससे चलेगा, जो पहले वाले की वेलोसिटी थी। इसे कहते हैं हम लोग वेलोसिटी इंटरचेंज होना। समझ लग रही बात, ठीक है, कोई दिक्कत। वैसे ही अगर मैं बोलता, अगर ये चल रहा है 12 मीटर पर सेकंड से, ये चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, दोनों आपस में टकराए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ, दोनों का मास सेम है, तो अब पहला वाला किससे चलेगा भाई, पहला वाला किससे चलेगा, पहला वाला चलेगा 20 मीटर पर सेकंड से, और दूसरा वाला चलेगा किससे, 12 मीटर पर सेकंड से। एक और कर लो भाई, ये जा रही है भाई समझो 18 मीटर पर सेकंड से, m मास की बॉडी है, ये इधर आ रहा था किससे, समझो 20 मीटर पर सेकंड से। तो टकराने के बाद क्या होगा भाई, टकराने के बाद क्या होगा, ये वाली बॉडी होगी, वो अब किधर जाएगी, वो इधर जाएगी। ये वाली बॉडी किधर जाएगी, इधर जाएगी, कितने से, 20 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि ये वाली बॉडी पहले ऐसे आ रही थी ना 20 मीटर पर सेकंड से, तो ये वाली बॉडी टकराने के बाद ऐसे जाएगी 20 मीटर पर सेकंड से, और ये वाली बॉडी किधर जाएगी, इधर जाएगी 18 मीटर। इसी को कहते हैं वेलोसिटीज इंटरचेंज होना, ठीक है ना। तो यहां पे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, ठीक है ना, और वेलोसिटीज क्या कर रही हैं, इंटरचेंज कर रही हैं भाई। ये आया 18 से, ये आया 20 से, टकराने के बाद क्या होगा, अब ये जाएगा 20 से इधर, और ये किससे जाएगा, 18 से उधर। समझ लग रही बात, क्लियर है, ठीक है भैया। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, चमक रही है बात, बहुत बढ़िया। तो देखो भाई, अब देखो, अब और इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है, अब एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज्यादा, क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात सर, इफ m1 एंड m2 बॉडीज, अगर एक m1 और एक m2 बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी क्या है m1 है और एक बॉडी क्या है m2 है, ठीक है ना, आर कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइडिंग such that mass of any of the two bodies
टू बॉडीज m1 और m2, मास ऑफ एनी ऑफ द टू बॉडीज इज वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा लार्ज है भैया, बहुत ज्यादा लार्ज है, ठीक है, बहुत ज्यादा लार्ज, देन तो उस केस में क्या करेंगे बेटा? उस केस में देन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व। उस केस में सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व नहीं होता। सर कैसे? समझो एक निब्बा साइकिल पे आ रहा है, अरे भाई साहब साइकिल पे जा रहा है, ऐसे दिन आ गए, ठीक है ना, साइकिल पेडल मारता हुआ, ठीक है, और इधर से आ रहा ट्रक, ठीक है, एक ट्रक आ रहा भाई साइकिल क्या है ट्रक के सामने? कुछ नहीं, ठीक है, चींटी की तरह मसल देगा। अब ये ट्रक का मास बहुत ज्यादा, ठीक है, और ट्रक समझो आ रहा है कितनी वेलोसिटी से? 20 मीटर पर सेकंड से। निब्बा जा रहा है समझो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। इसका मास स्मॉल है। मास भी ले लेते हैं भाई, निब्बे का मास, साइकिल का मास सब मिला के मान लेते हैं 70 किलो, ठीक है। ट्रक का मास तो टन में होता है, ठीक है ना, मान लेते हैं 2 टन। ट्रक का मास 2 टन, 1 टन 1000 किलो, 2 टन 2000 किलो, ठीक है ना भाई। तो भैया 2000 किलो। अब बताओ निब्बे का क्या होगा? निब्बा तो भाई साहब जमीन में चिपक जाएगा, ठीक, एकदम रोड पे चिपक जाएगा। फिर खुरपी से खरोद के निकालना पड़ेगा उसका, ठीक है ना। खरोद के पहले हाथ निकाल लिया, जमीन में चिपक जाएगा ना, फ्लैट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर घुटने निकाल के गए खरोद के, ठीक है ना। फिर आंखें भी आंखें निकाल ली, अरे ये आंख रह गई थी निब्बे की, ठीक है ना। खरोद के खुरपी से निकालना पड़ेगा बेटा, चिपक जाएगा, ठीक है। चलो इतनी दूर तक नहीं जाते, ठीक है ना। देखो भाई कहने का मतलब क्या है कि जब इससे टकराएगा तो क्या बेटा इसके मोमेंटम को, बेटा ये जो चीज है, ये जो अपने पास निब्बा और निब्बे की साइकिल, जब ये इससे टकराएगा तो क्या ये इस ट्रक के मोमेंटम को थोड़ा सा भी चेंज कर पाएगा क्या? है? अब कुछ सोचो, मैं हूं, ठीक है, अगर मैं खड़ा ही हुआ हूं, ठीक है, रेस्ट पर हूं, एक मक्खी आती मेरे से टकरा जाती आके किसी स्पीड से, क्या मेरा मोमेंटम चेंज हुआ क्या? क्या मैं रेस्ट से टस से मस भी हुआ क्या? नहीं हुआ। मक्खी आके टकरा गई, जितनी मर्जी मक्खी टकरा जाए, मैं नहीं। तो बेटा अगर एक बॉडी का मास बहुत ज्यादा है और दूसरी बॉडी आकर अगर टकराती है तो वो जो बॉडी जिसका मास बहुत ज्यादा है उसके मोमेंटम में कोई भी चेंज होता नहीं। वैसे ही अगर ये निब्बा अगर साइकिल पे आ रहा है, यहां पर ये ट्रक है अपने पास, ठीक है ना भाई, ये ट्रक है, और ये निब्बा जाकर अगर साइकिल मतलब निब्बा जाकर अगर इस ट्रक से टकराता है, निब्बा अगर इस जाके ट्रक से टकराता है तो इस ट्रक का मोमेंटम चेंज होने वाला नहीं। मोमेंटम चेंज किसका होगा? इसका हो जाएगा भाई, इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा ना। ये गया टकराया, अब टकरा के ये थोड़ी ना इसी डायरेक्शन में चलता रहेगा 10 मीटर पर सेकंड से, भाई ट्रक से टकराएगा, टकरा के वापस ऐसे आएगा, तो मोमेंटम किसका चेंज हुआ? इस वाले का हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन ट्रक का कोई मोमेंटम चेंज हुआ नहीं हुआ। ट्रक तो ऐसे ही मस्त टकराने से पहले भी 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, ठीक है ना, टकराने के बाद भी कितने से चलेगा? 20 मीटर पर सेकंड से चलेगा। यानी कि अगर कोई भी बहुत भारी बॉडी है तो उसका बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम होता है वही मोमेंटम उसका आफ्टर कोलिजन भी रहता है। उसका मोमेंटम चेंज नहीं कर पाती हल्की बॉडीज, ठीक है ना, टकराने पर। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना। यानी कि जिस वेलोसिटी से वो पहले चल रहा था उसी वेलोसिटी से ट्रक बाद में भी चलता रहेगा, बस निब्बा टकरा के उड़ के चला गया कहीं, उसका मोमेंटम चेंज हो गया। तो ऐसे केसेस में अपना सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता। क्यों कंजर्व नहीं रहता सर? खुद सोचो ना भाई, अगर मैं दोनों को सिस्टम मान लूं, दोनों सिस्टम मान लूं, तो मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब क्या होता है सर? मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब होता है सर कि जो इनिशियल मोमेंटम है वही फाइनल मोमेंटम। अभी लिख लेते हैं निब्बे का मोमेंटम कितना है, इनिशियल देख लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम है 70, निब्बे का मास इंटू 10। ट्रक का मोमेंटम इधर तो -20, इधर नेगेटिव ले रखा है, इधर पॉजिटिव ले रखा मैंने, ठीक है। ट्रक का मोमेंटम -20 इंटू
2000, तो ये तो हो गया इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम ये हो गया। अब बात करते हैं फाइनल मोमेंटम की। किसकी? फाइनल मोमेंटम की। अब फाइनल मोमेंटम में जब फाइनल मोमेंटम लिखोगे तो निब्बे का भी तो अभी नहीं पता निब्बा कितनी स्पीड से गया होगा, भाड़ में जाए। ट्रक की बात करते हैं, ट्रक की। तो ट्रक के तो मोमेंटम अभी भी तो नहीं रहा होगा, ट्रक का मोमेंटम 2000 इंटू 20, ठीक है ना। ट्रक का जो फाइनल मोमेंटम है वो तो उतना ही रहा होगा क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है, ट्रक उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। -2000 इंटू 20। और निब्बे का क्या हो जाएगा? निब्बे का मोमेंटम कुछ भी ले लेते हैं, हमें नहीं पता, मान लो तो कुछ भी ले लेते हैं। निब्बे का मोमेंटम कुछ एक्स ले लेते हैं, चेंज होके कुछ एक्स हो गया होगा। पहले कितना था निब्बे का मोमेंटम? 700 था, बाद में टकराने के बाद चेंज होने के बाद कुछ एक्स हो गया। अब एक चीज बताओ, ये वाली चीज और ये वाली चीज कभी आपस में इक्वल हो सकती है? खुद सोचो, ये जो इनिशियल मोमेंटम है और ये जो फाइनल मोमेंटम है, ये दोनों कभी आपस में इक्वल हो सकते हैं? कहोगे सर क्यों नहीं इक्वल हो सकते? इक्वल कर दो, हमें क्या इक्वल करने में क्या जाता है। इसको इक्वल करो बेटा, इसको इक्वल करोगे। देखो कैसे करोगे भाई। इनिशियल मोमेंटम क्या था अपने पास? निब्बे का था 70 इंटू 10 माइनस ट्रक का था, ट्रक इस डायरेक्शन में जा रहा था इसलिए माइनस ले रहा हूं, 20 इंटू 2000, ठीक है। और फाइनल मोमेंटम क्या था अपने पास? फाइनल मोमेंटम क्या था बेटा अपने पास? फाइनल मोमेंटम था निब्बे का तो एक्स ही था और ट्रक का तो वही रहा। देखो हुआ क्या कि ये जो निब्बा जो साइकिल पे आ रहा था अपने पास, ठीक है, जो साइकिल पे, और यहां पे ट्रक था, ठीक है। ट्रक किससे आ रहा था? 20 मीटर पर सेकंड से, मास कितना था? 2000 किलो। निब्बा किससे आ रहा था? 10 मीटर पर सेकंड से, मास कितना था? 70 किलो। अरे भाई यही तो था, इतनी चीज की। तो भाई इनिशियल मोमेंटम निब्बे का था, ये ट्रक का था माइनस में क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में। फाइनल मोमेंटम, अगर मैं फाइनल मोमेंटम लिखूंगा सिस्टम को, सिस्टम मैंने दोनों मान रखे हैं, ठीक है ना। तो एक चीज बताओ, ट्रक इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो टकराने के बाद भी ट्रक इसी डायरेक्शन में चलेगा, उसकी वेलोसिटी में कोई फर्क आने वाला नहीं है, तो उसका मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम भी उसका यही रहा। लेकिन निब्बे का तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा हमको नहीं पता, तो मैंने एक्स मान लिया। अब ये चीज बताओ, ये चीज कभी इक्वल हो सकती है क्या? करके भी देख लो, इक्वल नहीं हो सकती बेटा। क्योंकि अपने को पता है कि जो निब्बे का मोमेंटम है वो गारंटी क्या हुआ होगा? कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि अगर वो इधर जाके टकराया है तो निब्बा, ऑब्वियस सी बात है ना कि टकराने के बाद भी निब्बा, अब निब्बे में तो इतनी ताकत है नहीं कि भाई, निब्बा तो सुपरमैन है नहीं, ठीक है ना, कि भाई निब्बा ट्रक से टकराया लेकिन निब्बे को कुछ नहीं हुआ, और निब्बे का वेट भी 70 किलो रहा और उसकी स्पीड भी 10 मीटर पर सेकंड रही है। ट्रक से टकराएगा तो निब्बा इधर टकराए तो फेंकेगा ना ट्रक उठा के उधर, तो डायरेक्शन ही चेंज हो गई। अगर तो डायरेक्शन ही चेंज हो गई, अब मोमेंटम तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो चाहे डायरेक्शन चेंज हो, वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाती है। यानी कि निब्बे का तो मोमेंटम क्या हो गया? चेंज हो गया। यानी कि पहले जो निब्बे का मोमेंटम था और बाद में जो निब्बे का मोमेंटम वो सेम नहीं है, लेकिन ट्रक का तो सेम रहा। तो यानी कि ये चीज और ये चीज इक्वल नहीं हो सकते। समझ लग रही है बात? क्योंकि अगर इस चीज और इस चीज को इक्वल होना है तो भाई निब्बे का फाइनल मोमेंटम भी क्या हो? वो यही हो, ठीक है ना, यही हो 700। लेकिन फाइनल मोमेंटम निब्बे का यानी कि एक्स, टकराने के बाद निब्बे का मोमेंटम 700 नहीं रहेगा ना यार, नहीं रहेगा 700। क्यों नहीं रहेगा 700? क्योंकि भाई पहले वो इधर जा रहा था, भले अगर वो डायरेक्शन भी चेंज करता तब भी तो मोमेंटम चेंज हो गया, ठीक है ना, डायरेक्शन चेंज होगी, माइनस साइन आ जाएगा, यहां पे तो 700 है। तो मोमेंटम कभी कंजर्व नहीं होगा, ठीक है ना। याद रखना कि कभी भी अपने पास एक बहुत बड़ी बॉडी है, एक बहुत हल्की बॉडी है, एक बहुत भारी बॉडी है, एक बहुत हल्की बॉडी है, तो वो बॉडी जब दोनों टकराती हैं आपस में तो उनका मोमेंटम मतलब उन दोनों को अगर सिस्टम मानूं तो उनका मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है। तो सर अगर मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है तो हम लोग ये वाली इक्वेशन नहीं लगा सकते, m1 माइनस m2 इंटू u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2? ये वाली इक्वेशन नहीं लगा सकते क्योंकि ये वाली इक्वेशन तो डिराइव ही हम लोगों ने कैसे करी थी? मोमेंटम को कंजर्व करके। एक इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन से करी थी, दूसरी इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से। तो अब हम लोग इसको लगा ही नहीं सकते। तो सर लगा नहीं सकते तो क्या करेंगे इसमें? तो क्या करेंगे? तो इसके लिए आया है कौन? ई, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो इस केस में हम लोग यूज करते हैं ई की इक्वेशन। ई इक्वल्स टू क्या होता है?
v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। बेधड़क लगाओ, बेधड़क लगाओ। और हमको पता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ई की वैल्यू 1 रख देना, बाकी v2 v1 u1 u2 सब निकल जाएगा। जैसे कि सवाल करते हैं, मान लो एक समझो क्या है अपने पास, एक ये बॉडी है, मान लेते हैं कितने मास की, 20 किलो की, ठीक है, ये जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और एक दूसरी बॉडी है, ये मान लेते हैं 1000 किलो की, और ये आ रही है 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब ये वाली बॉडी जब इससे टकराएगी, और मान लेते हैं कोलिजन कैसा हो रहा है, परफेक्टली इलास्टिक हो रहा है। अब खुद बताओ फील से कि मास डिफरेंस बहुत ज्यादा ना, 20 किलो और 1000 किलो, भैया इसके सामने ये तो पुटंका सा है, ठीक है ना, दबा देगा, घोंट देगा पकड़ के, ठीक है। तो भाई आपसे पूछा जाए कि अगर ये दोनों टकराएंगे तो टकराने के बाद वेलोसिटीज क्या होंगी इनकी, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, इसकी वेलोसिटी तो टकराने के बाद यही रहेगी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, 1000 किलो वाले की। इसकी वेलोसिटी तो फाइंड करनी है, क्योंकि इसका तो मोमेंटम ही चेंज नहीं होगा भाई, इतनी भारी है, ठीक है। इसकी फाइंड करनी, मान लेते हैं इसकी क्या है, कुछ v1 है, ठीक है, इसकी v1 है। डायरेक्शन तो ले लो, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो भाई कैसे फाइंड करेंगे, E इज इक्वल टू क्या होता है, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। E की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1। v2 देखो, ये हो गया अपने पास u1, ये हो गया अपने पास u2, ये हो गया v1, और v2 तो वही है। तो भाई v2, अब जब v2 पुट करोगे E वाली इक्वेशन में भी, तो भी साइन के साथ पुट करोगे, बिना साइन के कहीं पे मत पुट करना, ठीक है ना। v2 क्या है अपने पास, v2 क्या है, v2 क्या है, इसी डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, देखो तो क्या पुट करोगे, -5, ठीक है, माइनस v1 फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय u1 क्या है, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, u1 क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, कितना, +10, ठीक है ना, माइनस u2 क्या है, u2 क्या है, u2 5 मीटर पर सेकंड किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है ना, उतना ही है, तो -5। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, तो बताओ आंसर कितना निकल के आ रहा है इधर से, 15, 10 -5 यानी कि 15 हो जाएगा, 15 उधर गया, इक्वल टू -5 माइनस v1, ठीक है। तो 15 + 5 यानी v1 की वैल्यू कितनी आ रही है, -20। तो खुद बताओ, ये बॉडी ऐसे आ रही थी, इस बड़ी बॉडी से टकराई, तो टकराने के बाद इसी डायरेक्शन में चल रही, नहीं सर, टकराने के बाद जो v1 आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, यानी कि बॉडी टकराने के बाद किधर जा रही है, इधर जा रही है, कितने से, 20 मीटर पर सेकंड से। समझ लग रही है बात, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा क्या किया, ठीक है ना। तो जब भी अपने पास कोई ऐसा केस आए जिसमें एक मास बहुत बड़ा हो, ठीक है ना, तो उस टाइप के सवाल को आपने हमेशा कैसे डील करना है, ई वाली इक्वेशन से वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा बेधड़क, ठीक है। चलो देखो भाई कुछ सवाल देखते हैं। टू आइडेंटिकल बॉल्स, आइडेंटिकल का मतलब मास क्या है, सेम है, ए एंड बी हैविंग वेलोसिटीज ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड एंड -0.3 मीटर पर सेकेंड। एक ए बॉल है, ठीक है ना, और एक बी बॉल है। 0.5 मीटर पर सेकेंड का मतलब एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और -0.3 का मतलब एक नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही होगी, ऐसे नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होंगी। दोनों के मासेस क्या है, सेम है, आइडेंटिकल बॉडीज हैं। रिस्पेक्टिवली कोलाइड्स इलास्टिकली कोलाइड कर रही है 1 डायमेंशन। द वेलोसिटीज ऑफ बी एंड ए, बी और ए की वेलोसिटी बताओ आफ्टर कोलिजन क्या होंगी। तो हमको पता है सर, अगर सेम मासेस होते हैं, मास सेम होते हैं, इलास्टिक कोलिजन होता है, तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंटरचेंज। तो ए वाली किधर चलेगी भाई, ए वाली उससे चलेगी जो बी वाली की वेलोसिटी थी पहले, यानी कि इस डायरेक्शन में 0.3 मीटर पर सेकंड, और बी वाली किससे चलेगी, ए वाली की वेलोसिटी से जो ए वाली की पहली वेलोसिटी थी, यानी कि 0.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। यानी कि ए वाले की -0.3 लिखूंगा वेलोसिटी, और बी वाले की +0.5, क्योंकि इधर मैंने नेगेटिव ले रखा है, इधर पॉजिटिव ले रखा है। तो आ जाएगा अपने पास क्या आंसर आ जाएगा, ए वाले का आ जाएगा -0.3, ठीक है ना, और बी वाले का आ जाएगा +0.5, -0.3 +0.5, ठीक है।
अब देखो जल्दी से वाला क्वेश्चन करो, इस वाले क्वेश्चन को अभी रहने दो, इस क्वेश्चन को अभी रहने दो, ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ बॉल इज मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स अ हैवी बॉल मूविंग टुवर्ड्स द बॉल विद स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड। एक ये बॉल है 2 मीटर पर सेकेंड से जा रही थी, और एक दूसरी हैवी बॉल है, भाई दीवार है, दीवार का तो मास बहुत बड़ा, ये बॉल इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो वही वाला केस हो गया ना, जिसमें एक बॉडी क्या होती है बहुत हैवी मास की, तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है। तो कुछ भी निकालने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? ई वाली इक्वेशन, ठीक है। फिगर एज्यूमिंग कोलिजन टू बी इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन ई की वैल्यू क्या लेनी है अपने को? 1 लेनी है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन। ये बॉल गई टकराई, तो टकराने के बाद बताना है इस बॉल की क्या वेलोसिटी होगी, ठीक है। एक चीज बताओ, क्या जो दीवार है उसकी वेलोसिटी चेंज होने वाली है? नहीं भाई, दीवार तो बहुत बड़ा मास है, उसकी वेलोसिटी तो टच से मस भी नहीं होगी। ये पहले भी इस डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, और कोलिजन के बाद भी इसी डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड से चलेगी। तो इक्वेशन लगा दो भाई, u1 कितना है, डायरेक्शन तो ले लो, ये पॉजिटिव हो गया, इसको नेगेटिव लिख लेते हैं। u1 हो गया अपने पास, बॉल मान लेते हैं, ये कितना है +2 मीटर पर सेकंड। u2 क्या हो जाएगा अपने पास, दीवार हो गई, दीवार की वेलोसिटी कितनी है -1 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। मान लेते हैं कि बॉल की वेलोसिटी v1 हो जाती है, ठीक है, और दीवार की वेलोसिटी, आप कहोगे सर आपने इसी डायरेक्शन में क्या क्यों ली? अरे किसी भी डायरेक्शन में लिख लो यार बॉल की वेलोसिटी, चाहे v1 ऐसे ले लो चाहे v1 ऐसे ले लो, ठीक है ना। एंड में अपने पास आंसर आ जाता है, ठीक है ना। अगर अपना आंसर एंड में पॉजिटिव आया तो इसका मतलब इसी डायरेक्शन में बॉल जा रही होगी, अगर नेगेटिव आया नहीं पीछे की तरफ, तो ऐसे मत सोचा करो सर मैंने v1 इस डायरेक्शन में लिख दिया, जिस मर्जी डायरेक्शन में लिख लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना, बॉल की। लेकिन इसकी वेलोसिटी तो क्या रहेगी, यही रहेगी, यानी कि v1 फाइंड करना है और v2 तो वही रहेगी। दीवार की वेलोसिटी थोड़ी ना चेंज होने वाली, दीवार की फाइनल वेलोसिटी भी कोलिजन के बाद भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, वो हो जाएगी -1 मीटर पर सेकंड। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? ठीक है भाई। तो भाई ई की इक्वेशन लगाई, v2 - v1 अपॉन u1 - u2। ई की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। तो भाई 1 इक्वल्स टू v2 कितना है, v2 है -1, v1 फाइंड करना है अपॉन u1 कितना है 2 माइनस ऑफ -1, तो v1 की कितनी निकल के आ जाएगी यहाँ पे 3 4, तो v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। देखो माइनस साइन अपने आप बता रहा है कि जो बॉल है वो इधर नहीं जाएगी, वो किधर जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, और कितने से जाएगी 4 से जाएगी, 4 मीटर पर सेकंड इज द फाइनल आंसर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा है कैसे करते सवाल, बड़ा ऐसे ही सवाल आते हैं, सेम टू सेम डिट्टो, और कुछ नहीं होता। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? ठीक। तो बेटा ये अभी तक हम लोगों ने बात करी, अभी तक हम लोगों ने देखो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लगभग सारे केस कर लिए हेड ऑन वाले में। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के हम लोगों ने लगभग सारे केस कर लिए हेड ऑन कोलिजन के। अब हेड ऑन कोलिजन का हम लोग दूसरा केस उठाते हैं। दूसरा केस कौन सा आता है अपने पास, वो कर लेते हैं हम लोग परफेक्टली इनइलास्टिक वाला, ठीक है ना, परफेक्टली इनइलास्टिक का, ठीक है ना। हेड ऑन का हम लोग परफेक्टली इनइलास्टिक वाला केस देख लेते हैं, जल्दी जल्दी, आसान सा ही केस है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। अब देखो मैंने आपको बताया था परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है, दो बॉडीज गई टकराई, डिफॉर्म हुई और वापस रिफॉर्म हो गई, अपनी शेप को रिगेन कर लिया। लेकिन जो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होते हैं ना, उसमें दो बॉडीज जाएंगी, टकराएंगी, डिफॉर्म होंगी, लेकिन बिल्कुल भी रिफॉर्म नहीं हो पाती, बिल्कुल भी अपनी शेप को रिगेन नहीं कर पाती। तो दो बॉडीज गई टकराई, टकराने के बाद डिफॉर्म हुई लेकिन रिफॉर्म नहीं हो पाई, ठीक है ना, अपनी शेप को रिगेन नहीं कर पाई, तो इसलिए क्या करती, फिर दोनों चिपक के चलती हैं। कैसे चलती हैं? चिपक के, सेम वेलोसिटी से। समझ लग रही बात? यानी कि क्या हुआ अपने पास, एक बॉडी ये है m1 मास की, ये जा रही है u1 की रफ्तार से, एक बॉडी है m2 मास की, ये जा रही है u2 की रफ्तार से, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात, अगर इसको इससे टकराना है तो u1 क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए u2 से। दोनों यहां पर जाके टकराती हैं, ठीक है ना, दोनों यहां पर जाके टकराती हैं। ये m1 बॉडी है, ये m2 बॉडी है, ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन में, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, भाई फोर्स तो लगेगी लगेगी, ठीक है ना।
डिफॉर्म हुई। लेकिन होता क्या है कि ये बॉडी बिल्कुल भी रिफॉर्म नहीं करती, अपनी शेप को बिल्कुल भी रिगेन नहीं करती, और इसके बाद क्या करती हैं, दोनों एक साथ चिपक के मूव करती हैं कॉमन वेलोसिटी v से। ठीक है ना, ठीक है, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो ये ड्यूरिंग कोलिजन है, ये वाली जो चीज है, ये केस कौन सा है, ये आफ्टर कोलिजन है। ठीक है बेटा, सॉरी आफ्टर नहीं, बिफोर कोलिजन है ये वाला केस, ये बिफोर कोलिजन की बात हो रही है। इतनी चीज क्लियर है? और ये जो केस है ये क्या है, आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन दोनों चिपक के चल रही है सेम वेलोसिटी से। तो याद रखना, जब भी अपने पास परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो उसमें दो बॉडीज आएंगी, टकराएंगी, चिपक के मस्त साथ में चलेंगी, चिपक के, ठीक है ना, फेविकॉल का जोड़, कॉमन वेलोसिटी चलेंगी v से। तो अपने को क्या करना है, अब दो वेलोसिटीज तो है नहीं कि m1 अलग चल रहा हो, m2 अलग चल रहा हो, दोनों सेम ही वेलोसिटीज चल रही है, यानी एक ही वेरिएबल फाइंड करना है। आपको u1 और u2 पता होगा, बस आपको v फाइंड करना है। तो अब एक ही चीज फाइंड करनी है, तो इसमें इक्वेशन भी एक ही इक्वेशन से काम चल जाएगा। और कौन सी इक्वेशन से काम चल जाएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन। सर कैसे मोमेंटम कंजर्वेशन, खुद सोचो। बिफोर कोलिजन कैन के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, नहीं लग रही सर। ड्यूरिंग कोलिजन क्या एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, नहीं लग रही सर, क्योंकि ये वाली फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगी। और आफ्टर कोलिजन क्या इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से लग रही है कुछ, नहीं लग रही। तो इसका मतलब मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, यानी कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। बेटा याद रखना, याद रखना, अगर तो कोई एक बॉडी बहुत भारी नहीं है, अगर तो कोई भी एक बॉडी बहुत भारी नहीं है, ठीक है ना, उसके अलावा जितने भी केसेस होंगे अपने पास कोलिजन के, उन सब में मोमेंटम कंजर्व होगा। मैंने क्या बोला, चाहे अपने पास हेड ऑन कोलिजन हो, चाहे ऑब्लिक कोलिजन हो, चाहे परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, पार्शियली इलास्टिक, जैसे मर्जी केस हो, सब में मोमेंटम कंजर्व होगा। बस एक केस को छोड़ के, अगर एक बॉडी का मास बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, अगर किसी भी बॉडी का मास बहुत ज्यादा हो जाता है, तो फिर चाहे जैसा मर्जी कोलिजन हो, हेड ऑन हो, ऑब्लिक हो, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, जिस मर्जी टाइप का, उसमें मोमेंटम कंजर्व नहीं हुआ। लेकिन अगर एक बॉडी का मास बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, ऐसे नॉर्मल से मासेस है, कोलिजन हो रहा है, चाहे जिस मर्जी टाइप का हो, हेड ऑन हो, ऑब्लिक हो, हेड ऑन के अंदर परफेक्टली इलास्टिक हो, परफेक्टली इन इलास्टिक हो, पार्शली हो, सिमिलरली ऑब्लिक के अंदर हो, चाहे ऑब्लिक के अंदर पार्शली इलास्टिक हो, परफेक्टली इलास्टिक हो, पार्शली इन इलास्टिक हो, सब में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम कंजर्व सिर्फ कब नहीं रहता, बस इतना याद रखो, जब एक बॉडी बहुत भारी हो, उस केस में मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता, बस इतना याद रखो। याद रखना, कोलिजन के सारे केसेस में मोमेंटम कंजर्व होता है। कौन सा वो केस है जिसमें मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है, जिसमें एक बॉडी का मास बहुत ज्यादा हो जाए। समझ लग रही बात, इतनी चीज क्लियर? तो यहां पे मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो भाई। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या है अपने पास, m1u1 प्लस m2u2। आफ्टर कोलिजन क्या है, आफ्टर कोलिजन दोनों मिलके चल रहे हैं, मिली मिली साथ में, ठीक है ना, m1 m2 एक साथ चल रहे हैं v वेलोसिटी के साथ। तो m1 प्लस m2 और कितनी वेलोसिटी चल रहे हैं, v वेलोसिटी चल रहे हैं। तो अपने को v फाइंड करना है, तो v डायरेक्टली निकल के आ जाएगा। v कितना निकल के आएगा भाई, v कितना निकल के आएगा, v निकल के आएगा m1u1 प्लस m2u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, इंपॉर्टेंट। तो अगर अपने पास परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है, तो उस केस में क्या होता है अपने पास, उस केस में दोनों बॉडीज चिपक के चलती हैं कॉमन वेलोसिटी के साथ। और वो कैसे निकाल लोगे भाई, मोमेंटम कंजर्वेशन कर लो, आराम से अपने पास निकल के आ जाएगा, m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। अब सर इस केस में E क्या होगा, जैसे E की वैल्यू 1 होती थी, किसके लिए, परफेक्टली इलास्टिक के लिए। बताओ इस केस में क्या होगा। E मैंने आपको एक चीज और बताई थी ना, रिफॉर्मेशन अपॉन डिफॉर्मेशन। अब परफेक्टली इलास्टिक में क्या हुई थी, रिफॉर्मेशन उतनी ही थी जितनी डिफॉर्मेशन थी, लेकिन परफेक्टली इनइलास्टिक में रिफॉर्मेशन क्या है, 0। अब E होता क्या था अपने पास, रिफॉर्मेशन अपॉन डिफॉर्मेशन होता था ना भाई। अब रिफॉर्मेशन अगर यहां पे 0 है, बॉडी बिल्कुल रिफॉर्म नहीं कर रही, अपनी शेप को बिल्कुल ही रिगेन नहीं कर रही, तो E तो क्या हो जाएगा इसका, 0। ठीक है ना। तो याद रखना, अपने पास जो
परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता है, उसमें क्या होता है अपने पास, ई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि बिल्कुल भी बॉडी रिफॉर्म नहीं करती है। ठीक है ना, समझ लग रही है ये बात? ये चीज क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ये चीज समझ लग रही है बात? दूसरी चीज क्या, इसमें मोमेंटम तो कंजर्व है भाई, मोमेंटम तो कंजर्व है, क्या इस केस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है? जैसे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या थी, कंजर्व थी, क्या यहां पे कंजर्व होगी? सोचो, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हुआ क्या कि जब दोनों बॉडी स्टार्टिंग में कोलिजन से पहले चल रही थी तो सिर्फ उनके पास काइनेटिक एनर्जी थी, टकराई, काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, डिफॉर्म होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी में। लेकिन ये दोनों ससुरी रिफॉर्म ही नहीं हो पा रही, अपनी शेप को रीगेन ही नहीं कर पा रही। तो जो काइनेटिक एनर्जी थी जो कि है ना डिफॉर्मेशन के टाइम किसमें चलेगी, पोटेंशियल एनर्जी में, वो वापस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि वो रिफॉर्म ही नहीं हो रही, अपनी शेप को वापस रीगेन ही नहीं कर रही। ठीक है ना, तो इसका मतलब जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है ना, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, टकराने पर वो किसमें कन्वर्ट हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी पे। यानी कि जब ये दोनों टकरा के चल रही हैं साथ साथ में, तो इनके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं। ठीक है ना, अगर मैं बाकी एनर्जी का लॉस हटा दूं, ठीक है ना, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो इसका मतलब जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की, ठीक है ना, वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं, क्योंकि अब तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी है ना भाई। कोलिजन का टाइम काइनेटिक एनर्जी किस में चलेगी, डिफॉर्मेशन वाली में चलेगी ना, पोटेंशियल एनर्जी में चलेगी। तो अब क्या है, अब क्या है, अपने पास जो काइनेटिक एनर्जी वो कम है बिफोर कोलिजन से। ठीक है ना, तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी आती है अपने पास इस केस में, परफेक्टली इसके केस में, तो जो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन आती है बेटा, ठीक है ना, बिफोर कोलिजन बहुत 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 ज्यादा होती है काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ठीक है ना, ये तो समझ आ गया। क्यों बराबर तो नहीं होती है, तो समझ आ गया काइनेटिक एनर्जी कंजर्व तो नहीं है, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। लेकिन जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पहले तो बॉडी सिर्फ चल रही थी, कोलाइड करने से पहले सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन जब कोलाइड करके डिफॉर्म करेंगे कुछ पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। अब कम नहीं, बहुत कम हो गई, क्योंकि बिल्कुल भी रिफॉर्म नहीं किया। समझ लग रही बात? ठीक है बच्चा, तो भाई ये आ गया अपने पास। तो देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन, अ मूविंग बॉडी ऑफ मास m एंड वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर कोलाइड्स विद अ बॉडी एट रेस्ट ऑफ मास 2m। एक m मास की बॉडी है, ठीक है ना, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही, 3 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है भाई। कोलाइड्स विद अ बॉडी एट रेस्ट ऑफ मास 2m, 2m मास की बॉडी है, वो रेस्ट पर है, ठीक है ना, उससे कोलाइड करती है, जाती है, फाड़ से टकरा जाती है, एंड स्टिक्स टू इट, चिपक जाती है। नाउ द कंबाइंड मास स्टार्ट्स टू मूव, व्हाट विल द, अब ये जाती है, टकराने के बाद चिपक जाती है और चिपक के चलती है, ठीक है ना, तो बताओ कौन सा कोलिजन हो गया, एक तरह से परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया। अपने को पता नहीं यही वी कितना होगा, तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो ना भाई, मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो डायरेक्टली भाई। ये क्या है, कोलिजन से पहले का है, और ये क्या है, कोलिजन के बाद में। अब बार बार बीच का मैं कोलिजन नहीं दिखाऊंगा, ये कोलिजन से पहले की सिचुएशन है, ये कोलिजन के बाद की सिचुएशन, दोनों सेम वेलोसिटी से चल रही है। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो लिख लो भाई मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या है, m इंटू 3 मास इंटू वेलोसिटी प्लस 2m इंटू 0 इक्वल्स टू, अब दोनों क्या कर रही हैं, सेम वेलोसिटी चल रही है, यानी 2m प्लस m इंटू v, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 3m इक्वल्स टू 3m इंटू v। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, इतनी चीज क्लियर है? तो m से m चला गया, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आप चाहे तो डायरेक्ट इक्वेशन में भी पुट कर सकते थे, जो भी हम लोगों ने इक्वेशन सीखी ये वाली,
अभी सीखी थी ना हम लोगों ने, v इक्वल्स टू m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर आप डायरेक्ट इक्वेशन में पुट करोगे परफेक्टली इनइलास्टिक वाली में, u2 तो जीरो था भाई, ये तो जीरो ही था ना, ये तो रेस्ट पे था। m1 कितना है, m1 है अपने पास m, u1 कितना है 3 डिवाइडेड बाय ये 3m, तो आंसर देखो इससे भी 1 ही आ रहा है। तो आपको जैसे मर्जी करना वैसे कर लो आप, ठीक है बच्चा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं किसकी, ऐसे करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं हम लोग, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और हेड ऑन कोलिजन के अंदर ही अपने पास क्या रह गया, पार्शियली वाला। पार्शियली वाला नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। जो अपने पास पार्शियली इलास्टिक पार्शियली इनइलास्टिक रह गया हेड ऑन कोलिजन का, वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्योंकि ऑब्लिक भी तो रहता है अपना पूरा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इनइलास्टिक वाला है अपने पास, ठीक है ना, वो वाला करेंगे हेड ऑन का केस, और ऑब्लिक कोलिजन भी खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो अपना कोलिजन नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल की क्लास में खत्म हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन करो, समाप्त करते हैं क्लास। ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से करो, खत्म करते हैं, ठीक है। अ मेटल बॉल ऑफ मास 2 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर हैज एन हेड ऑन कोलिजन विद अ स्टेशनरी बॉल ऑफ 3 kg। एक मेटल बॉल है 2 kg की, ठीक है, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, हैज एन हेड ऑन कोलिजन विद अ स्टेशनरी बॉल ऑफ मास 3 kg। 3 kg के साथ जो कि रेस्ट पे थी उसके साथ हेड ऑन कोलिजन करती है। इफ आफ्टर द कोलिजन द टू बॉल्स मूव टुगेदर द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कोलिजन। अपने को पता है कि भाई ये आई इससे टकराई और टकराने के बाद दोनों मिलके चल रही हैं साथ साथ में, ठीक है, कॉमन से 2 kg, ठीक है ना, यही हो रहा है। टकराने के बाद दोनों कॉमन वेलोसिटी v से चल रही है, ये तो चल रही है। तो सबसे पहले कॉमन वेलोसिटी निकाल लेते हैं। कॉमन वेलोसिटी क्या होगी भाई, हमको पता है सर, अभी फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने, v इक्वल्स टू m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। भाई u2 तो जीरो ही है, रेस्ट है ना भाई, तो u2 तो जीरो ही हो गया। m1 कितना है 2 और u1 कितना 36 किलोमीटर पर आवर है, तो 36 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में करो कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो इंटू 10 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है 2 + 3 5, तो कितना आ गया, यानी कि दोनों जिस कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे वो है अपने पास 4 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछा गया है इफ आफ्टर द कोलिजन द टू बॉल्स मूव टुगेदर द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कोलिजन। किसी एक बॉल की नहीं पूछी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, पूरे के पूरे सिस्टम की पूछी है कि पूरे के पूरे सिस्टम की कितनी काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ। तो क्या करो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम देख लो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम देख लो, दोनों को माइनस कर दो, ठीक है ना। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम में क्या, ये तो रेस्ट पे थी, इसी के पास थी भाई, ठीक है ना। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगी, सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल ये हो जाएगी हाफ इंटू 2 इंटू कितनी स्पीड थी, इसको अगर उसमें करोगे तो 10 मीटर पर सेकंड होगी, 10 का स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर, ठीक है ना। और इस तो रेस्ट पे थी तो जीरो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी अपने पास हाफ इंटू 2 + 3, भाई टोटल मास लिखोगे ना भाई, टोटल मास कितना है पूरे सिस्टम तो ये है ना मिलके 2 + 3 5 इंटू वेलोसिटी कितनी है 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगी अपने पास 100, इनिशियल तो 100 आ गई, फाइनल कितनी आ जाएगी अपने पास, फाइनल निकल के आ जाएगी 4 4 16 8 8 5 जा 40, ये आ जाएगी अपने पास, ठीक है ना, यही तो आएगी। तो बताओ फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई अपने पास। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 100 जूल थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी अपने पास 40 जूल। तो बताओ कितना लॉस हुआ कोलिजन में, कितना लॉस हुआ, मैंने बताया ना
जब भी अपने पास परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा सिस्टम की, ठीक है ना। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो सिस्टम कितनी है 100 जूल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो सिस्टम कितनी है 40 जूल, तो लॉस कितने का हुआ 60 जूल का हुआ, तो 60 जूल इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो जो आज का लेक्चर हम लोग ऐसा करते हैं, यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हेड ऑन कोलिजन का जो हमारे पास वाला केस रह गया पार्शली इनइलास्टिक वाला, वो करेंगे और ऑब्लिक कोलिजन करेंगे और अपना कोलिजन मस्त खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया आज हम लोगों ने किया हेड ऑन कोलिजन का कौन सा वाला केस, परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक, और आराम से हम लोग मस्त मस्त क्वेश्चन करते हुए गए हैं। हम लोगों ने एक चीज सीखी कि चाहे जैसा मर्जी कोलिजन हो, मोमेंटम कंजर्व रहता है, सिर्फ एक केस को छोड़ के, अगर जो कोलाइड कर रही है बॉडीज उसमें से एक बॉडी का मास क्या हो जाए बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, तो उस केस में मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता, उस केस में क्या लगाना पड़ता है ई की इक्वेशन, ठीक है। तो आज का सभा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए